हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम NIOS क्लास 12th के इन्वायरमेंटल साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यावरण और मानव समाज। अब इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ये जो पृथ्वी है इस पे मनुष्य कब से रहना शुरू किए और उन्होंने अपना विकास कैसे किया। तो इस पृथ्वी पे लगभग 25 लाख वर्षों से भी पहले से मानव जाति रह रही है। ठीक है, हम सबको पता है कि जो इंसान है बाकी जानवरों से हमारा दिमाग जो है वो ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा जल्दी विकास किया है बाकियों के मुकाबले में। जो बाकी जानवर इस धरती पे हैं उससे कंपैरिजन अगर करें तो सबसे ज़्यादा विकास इंसानों का ही हुआ है, क्योंकि हमारे पास दिमाग तेज़ है। ओके, अब जो इंसान है ये आपको पता होगा कि हम लोग जो हैं बंदर जो थे यानी कपी जिसको कहते हैं उनकी फैमिली से ही आते हैं। ठीक है, पहले जो बंदर थे वो धीरे 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 जो है वो अपने आप को विकास की तरफ आगे बढ़ाते गए, उनके शरीर में भी बहुत सारे बदलाव हुए और वहाँ से जैसे बंदर जो होते हैं वो 4 पैरों पे चलते हैं ना। फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने अपने जो 2 पैर 4 थे तो उसमें से 2 पैरों को हमने खाली कर लिया और बाकी काम करने के लिए, तो हम इंसान बन गए, हमारे 2 पैर हो गए, 2 हाथ हो गए। अब जैसे कि बाकी जानवरों को अगर खाना खाना होता है तो वो क्या करते हैं, जो ये प्रकृति है जो नेचर है इसी पे तो निर्भर है ना, इसी से फल तोड़ कर खाएंगे या अनाज उगेगा जो वो खाएंगे। तो वैसे जैसे बाकी जानवर थे वैसे ही हम लोग भी इस नेचर पे इस प्रकृति पे ही निर्भर थे खाने के लिए। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें कुछ ना कुछ खाना है और वो खाना हम खुद नहीं बना सकते। जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण जिसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं उसकी मदद से। पर हम इंसानों को चाहिए होता है कि भाई अनाज हमको मिलेगा प्रकृति से तभी हम खा पाएंगे, है ना। पानी मिलेगा तो ही हम ज़िंदा रह पाएंगे, पानी पी के नेचर से ही। तो बाकी जानवरों के तरीके से हमको भी नेचर से ही खाना चाहिए था अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। तो वहाँ तक तो बात ठीक थी कि हमें खुद को ज़िंदा रखने के लिए जितना खाना चाहिए हम उतना खाना ले लें, लेकिन क्योंकि हम लोग के पास दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ था और हमें कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार आगे बढ़ना था, विकास करना था। तो जब हमारी भूख आराम से मिटने लगी तो हमने सोचा कि प्रकृति में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल हम अपने आप को आराम देने के लिए भी करें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक घर है जिसमें आपको खाने को खाना मिल जाता है। अगर पहले खाने को खाना भी नहीं था तो सबसे बड़ी आपकी ज़रूरत तो ये है कि हमें भोजन चाहिए। जैसे ही भोजन मिलने लगता है फिर क्या लगता है कि घर थोड़ा और आरामदायक बने, है ना। सोने के लिए अगर ज़मीन पे सो रहे तो काश यहाँ पे एक बिस्तर भी आ जाए, काश घर में सोफ़ा आ जाए, फिर टेबल आ जाए, फिर टीवी आ जाए। तो इस तरीके से हम अपने आप को आराम देने के लिए एक पूरा माहौल बनाने लगते हैं। अब ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं, सोफ़ा चाहिए, बिस्तर चाहिए, टेबल चाहिए, आएगा कहाँ से, आता तो प्रकृति से ही है, नेचर से ही है ना। तो अब इसी तरीके से हमने सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए या भोजन के लिए ही प्रकृति का इस्तेमाल नहीं किया, हमने खुद को आराम देने के लिए और एक लेवल के बाद एक स्तर के बाद ज़रूरत से ज़्यादा आराम देने के लिए प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें लेते चले गए। इतना लेते चले गए कि एक लेवल के बाद प्रकृति को नुकसान होने लगा। ठीक है, क्योंकि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी से मांगने लगते हैं तो वो जो है वो उसका नुकसान हो जाता है, वो परेशान हो जाती है वो चीज़। तो वैसे ही हमारा नेचर जो है उसमें इतना तो है कि वो सबका पेट भर सके, पर इतना नहीं है कि वो हर किसी की लालच को पूरा कर सके। और इंसान जो है वो समय के साथ लालची हो गया, उसको ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अपने लिए चाहिए थी। ठीक है, उसका वो कंट्रोल कहीं खो गया कि हमें कहाँ पे ब्रेक लगा देना है, वरना जो हमें दे रहा है अभी वो ऐसा ना हो कि वो खुद ही संकट में पड़ जाए और एक समय वो भी आए जब वो देने की स्थिति में ही ना रहे। तो हम लोगों ने उस लेवल पर जा कर के प्रकृति को परेशान किया, अपने आसपास के नेचर से हम लोगों ने इस तरीके का दोहन किया है। तो इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जैसे आपकी किताब में लिखा है टॉपिक वाइज हेडिंग वाइज पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है
कि आप लोग सिर्फ एग्ज़ाम इस वीडियो के भरोसे या जो भी इंटरनेट के भरोसे मत जाइएगा। एग्ज़ाम देने से पहले टाइम निकाल के प्लीज़ एक बार किताब को पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस किताब पढ़ के, जो नॉलेज किताब पढ़ के मिल जाती है, उसका कोई और दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि एक वीडियो देख के काम चल जाएगा, तो ऐसा मत करिएगा। किताब को प्लीज़ पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर ख़रीद नहीं सकते हैं तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, फ्री में ये PDF अवेलेबल है, और मैं लिंक में भी इसका PDF दे दूँगी, तो प्लीज़ एक बार इसको पढ़िएगा। अब सबसे पहले हम लोग, जो मैंने बताया, प्रकृति का हमने इस्तेमाल किया, तो जो चीज़ें प्रकृति में हैं, जैसे कि नदियाँ हो गई, ठीक है, पहाड़ हो गया, पेड़ पौधे हो गए, सूरज हो गया, सूरज की रोशनी से हमको गर्मी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है, ठीक है, ऊष्मा भी मिलती है और रोशनी भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रकृति में आसपास हैं और हम उनका इस्तेमाल करके अपना जीवन जो है वो आसान बनाते हैं, और कई सारी चीज़ें तो ज़िंदा रहने के लिए भी ज़रूरी हैं, ठीक है, जैसे पानी ही है। तो ये सारी चीज़ों को संसाधन बोला गया है, ठीक है, इंग्लिश में रिसोर्सेज बोलते हैं। तो हमारे आसपास जो पर्यावरण है उसमें बहुत सारे संसाधन हैं जिसकी मदद से हम अपना जीवन जो है वो जीने लायक बनाते हैं। अब इन संसाधनों को या फिर इन रिसोर्सेज को दो भाग में बांटा गया है। पहला है अजैविक संसाधन और दूसरा है जैविक संसाधन, ठीक है। ये दो मेन कैटेगरी है, इनके अंदर भी अभी जाके हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम, कई बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि संसाधन क्या है, ठीक है। हर वो चीज़ जो इस पर्यावरण में हमारे आसपास हमें मिली है, जिसका यूज़ करके हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं या अपने आप को आराम देते हैं, ठीक है, वो है संसाधन। जैसे पानी, प्यास लगी है, नदी एक संसाधन है जिसका यूज़ करके प्यास बुझा सकते हैं, ठीक है। और सूरज की रोशनी संसाधन है जिसका यूज़ करके हम लोग, आजकल आप लोग ने देखा होगा सोलर कुकर आ गया है ना, तो सोलर से चलने वाली चीज़ें जो आ गई हैं वो क्या करती हैं, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करती हैं। तो सूरज की रोशनी भी एक संसाधन है। हवा, हवा भी संसाधन है जिसकी मदद से विंड मिल चलता है। तो ये सारी चीज़ें संसाधन समझ में आ गया। दो प्रकार की होती हैं, अजैविक संसाधन और जैविक संसाधन। अजैविक मतलब फिजिकल, ठीक है, यानी कि जिसको हिंदी में भौतिक बोलते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, जैसे कि ज़मीन हो गया, भूमि, जल हो गया, पानी, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये अजैविक है। अजैविक मतलब जिसमें जान नहीं है, ठीक है। दूसरा है जैविक संसाधन। जैविक संसाधन मतलब वो चीज़ें जिनमें जान है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, इनमें जान होती है ना, तो ये जैविक संसाधन है। आइए अब सबसे पहले हम लोग अजैविक संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब अजैविक संसाधन में सबसे पहले हम भूमि के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी किताब में जैसे मेंशन है, मैं वहीं से पढ़ के बता रही हूँ। तो अब भूमि जिस पे हम लोग रहते हैं, ज़मीन, वो पृथ्वी का, पूरी इस पृथ्वी का सिर्फ 29% है, ठीक है, सिर्फ 29% है। और वो अलग अलग रूप में है, जैसे कि वो पर्वत के रूप में भी है, चट्टान के रूप में भी है, कहीं पर मरुस्थल है। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, जहाँ पर जीवन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे पानी की भी कमी है और पौधे भी नहीं होते। दलदल, कहीं पर वन है, कहीं घास के मैदान है। तो ये सब जो है ये इस भूमि पर आ जाता है, इस 29% में ये सब आ जाता है, ठीक है। अब इस भूमि का उपयोग क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं इस भूमि को, तो हम अलग अलग तरीक़ों के लिए यूज़ करते हैं। हम फसल उगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं जिससे हमें खाना मिलता है। उसके बाद हम रहने के लिए मकान चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, पशुशाला जहाँ पर हम जानवरों को रख सकें, उसके लिए भी ज़मीन इस्तेमाल होती है। अब जो जनसंख्या है, मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनकी गिनती बढ़ रही है, ठीक है। और उसके वजह से हमें और ज़्यादा खाना उगाने की ज़रूरत है और उनके रहने का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। इन वजहों से भी हमें भूमि की और ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद शहरीकरण हो रहा है,
शहरीकरण मतलब होता है कि जब जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, गांव में हैं, वो जब शहरों में आने लगते हैं काम की तलाश में, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, तो आरामदायक जीवन जीने के लिए, तो उसे शहरीकरण बोलते हैं। मतलब गांव से हटकर वो जब शहर को ज़्यादा महत्व देकर शहर की तरफ बढ़ने लग रहे हैं। ये शहरीकरण साथ साथ में क्या हो रहा है, औद्योगिकरण, यानी कि अब लोग खेती पर कम निर्भर हैं और उद्योग पे, बिजनेस पे ज़्यादा निर्भर हैं। तो बिजनेस तो आके वो यहाँ पर करते हैं, शहरों में करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये सब शहरों में जब बन रही हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो हम लोगों की भूमि का इस्तेमाल अब बढ़ रहा है। ठीक है। फिर बांध बनाने के लिए, बांध जिसको हम डैम भी बोलते हैं, जो नदी पर बनता है, उसके लिए चाहिए फ्लाईओवर। फ्लाईओवर होता है जो सड़क कर जो होती है, ज़मीन जिस पे हम लोग चलते हैं, उसके ऊपर एक रास्ता बनाया जाता है। जब ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं तो इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि अगर कुछ लोगों को जिनको नीचे वाले रास्ते पे नहीं जाना है या वहाँ पे काम नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनका रास्ता आसान हो जाए, इसलिए फ्लाई ओवर बना दिया जाता है। ठीक है। जैसे ये सड़क सीधी जा रही है तो इसके ऊपर से ऐसे रास्ता बना देंगे। ठीक है। तो इसको फ्लाई ओवर कहते हैं। अब अगला है हम लोगों का भूमिगत पारपथ। अब ये क्या होता है, भूमिगत पारपथ होता है जब हम लोग जो ज़मीन है, इसको इंग्लिश में सबवे कहते हैं, जो ज़मीन है उसके नीचे से रास्ता बना देते हैं जाने के लिए, तो उसको भूमिगत पारपथ कहते हैं। ठीक है। ताकि जिन लोगों को ऊपर वाली आसपास के किसी क्षेत्र में नहीं जाना है और एक जगह से दूसरी जगह को पार करना है, तो वो बीच की भीड़ में ना घुसे और नीचे से सेफ तरीके से वो दूसरी जगह पर पहुंच जाएं, इसलिए भूमिगत पारपथ भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है और ज़्यादा फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है। ठीक है। इसलिए भी भूमि की हमें ज़रूरत होती है। अब ये जो भूमि संसाधन है, जो ज़मीन है, वो याद रखिएगा, भले ही हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण, औद्योगिकरण सब बढ़ रहा है, पर ये है कितना, ये फिक्स है 29% पे। तो इसलिए अब क्या हो रहा है, धीमे धीमे हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा भूमि का उपयोग कर रहे हैं और जिसकी वजह से इस भूमि का क्या हो रहा है, तीव्र गति से इस भूमि का ह्रास हो रहा है। ठीक है। ह्रास हो रहा मतलब अब ये जितना, हर चीज़ की एक सीमा होती है कि आप इसको इतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसका ह्रास होने लगता है, वो ख़त्म होने लगती है। तो वही चीज़ हमारी भूमि के साथ हो रही है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम संसाधनों का यूज़ करें और वेस्ट ना करें। ठीक है। ज़मीन को वेस्ट ना करें हम। चलिए अब हम लोग अगले संसाधन को पढ़ते हैं, जो कि है जल। ठीक है। प्राकृतिक जल स्रोत, अभी हमने पढ़ा था कि भूमि तो खाली 29% ही है, तो बाकी जो बच गया वो सब जल है। ठीक है। इसमें क्या क्या आता है इस स्रोत में, जो महासागर है हमारी धरती पे वो भी हैं, समुद्र भी आते हैं, सतही जल स्रोत जो सिर्फ सतह पर है, ऊपर ऊपर है, जैसे कि नदियाँ हो गई, झील हो गए, झरने हो गए, तालाब हो गए, ये सब हमारे जल में आता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जो जितना भी अलवणीय जल है, अलवणीय मतलब कि फ्रेश वाटर, साफ़ पानी, लवण मतलब होता है नमक, तो जो बड़े बड़े हमारे समुद्र हैं, ठीक है, पृथ्वी पे जो लगता है कि पानी बहुत है, उन सब में नमक मिला है, लवण मिला है, जिसकी वजह से वो नमकीन है और फ्रेश नहीं है, पीने योग्य नहीं है। ठीक है। तो जो अलवणीय जल है उसमें से 80% यानी बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो ऊंचे अक्षांशों और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ के रूप में जमा है। ठीक है। अब ये चीज़ क्या होती है, ये जो लिखा है यहाँ पर अक्षांश, ये अगर आप लोग को नहीं पता है तो बता देते हैं कि हम लोगों की जो पृथ्वी है, समझने के लिए उसको हम लोग ऐसे गोल है, तो उसको समझने के लिए सिर्फ ये मिटा देती हूँ। ठीक है। ऐसी लंबी लंबी लाइंस इस पे ड्रॉ की गई हैं। ठीक है। लंबी लंबी और सीधी सीधी, अभी हमें लंबी का काम है तो हम इससे बात कर रहे हैं। तो ये जो लाइंस हैं, इनको अक्षांश बोला गया है। ठीक है।
अक्षांश बोला गया। और इसमें से भी ऊंचे अक्षांश मतलब ये जो, एक सेकेंड इसमें मैं रंग बदल देती हूँ, ये वाले जो हैं, जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, बदला क्यों नहीं, अच्छा, ये जो ऊपर वाले हैं इनको ऊंचे अक्षांश कहते हैं। और इस ये ठंडा रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वो इस जगह पे, ऊपर वाली जगहों पे जो किनारे हैं अर्थ के, पृथ्वी के, उसमें कम पड़ते हैं। तो ये जगह हमेशा बर्फ़ जैसी ठंडी रहती है। और ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी है जो हम पी सकते हैं, जो अलवणीय जल है, वो यहीं पर जमा हो गया है, ठीक है। तो अब ये हमारे किसी काम का ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो रहते बीच में हैं। ये ऊपर अगर साफ़ पानी है भी तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए पहाड़ों की चोटियों पर और अक्षांशों पर ये जो बर्फीला पानी है जो 80% है, ये हमारे काम का उतना नहीं है। ये धीरे 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 पिघलता है और फिर नदी के रूप में नीचे आता है, तब हम पीते हैं, ठीक है। तो जो हम पी सकते हैं वो सिर्फ, सॉरी, वो सिर्फ 20% ही है। अब 20% पानी ही हमारे पास उपलब्ध है द्रव्य अवस्था में, यानी तरल रूप में, लिक्विड रूप में, जो हम पी सकते हैं। अब हम लोग इस पृथ्वी पर जो प्राथमिक स्रोत है, मतलब आता कहाँ से पानी है, तो जो प्राथमिक स्रोत है, मेन जो सोर्स है जहाँ से पानी आता है हमारे लिए, वो है वर्षा, ठीक है। वर्षा प्राथमिक स्रोत है जहाँ से पानी आ रहा है हमारे पीने के लिए। और सभी जीवधारी के लिए जो पानी है वो बहुत ही ज़रूरी है। मतलब अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो शायद हम हफ्ता भर तक ज़िंदा रहें, पर अगर पानी नहीं पिएंगे तो 1-2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए पानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब पानी और किन किन चीज़ों के लिए आवश्यक है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो कृषि के लिए, यानी खेती के लिए, हम अपने फसलों को पानी देंगे तभी वो उगेंगे, है ना, तो वहाँ इम्पॉर्टेंट है। फिर उद्योग में, उद्योग यानी कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें पानी चाहिए। इमारतों के निर्माण में, जो बिल्डिंग बनती है, कंस्ट्रक्शन होता है, उसको बनाने के लिए हमें पानी चाहिए। उसके बाद फिर मछली, झींगा, जलीय पौधों, एक्वाकल्चर के संवर्धन में, ठीक है। एक्वाकल्चर ये क्या होता है, जो पानी में उगने वाले जानवर होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, वो कुछ तो नेचुरली ही अपने आप उग रहे हैं। अगर जानबूझकर हम उनकी खेती करें, मतलब अपने आसपास जो छोटी सी नदी या झील जो भी है, वहाँ पर हम जानबूझ के ऐसी कुछ सिचुएशन पैदा करें कि वहाँ पर ये जानवर और पौधे उगें और बाद में हम उन्हें निकाल कर उनका इस्तेमाल कर सकें, उसे हम एक्वाकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या उगा सकते हैं, मछलियाँ, झींगा, और जो जल में होने वाले पौधे हैं उन सबको हम इसमें पैदा कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है पानी का उपयोग, पीने, नहाने, धोने, सफाई, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने आदि के लिए पानी की आवश्यकता है, ठीक है। लगभग हर एक चीज़ जो हम करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, बिना पानी के नहीं हो सकती है। और बिना पानी के इस पूरी पृथ्वी पे लोगों का जीवन बहुत, लाइक, 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा रहना मुश्किल है हम लोगों का। अब वैसे तो धरती पर इतना पानी है, मतलब ज़मीन से ज़्यादा तो पानी ही है, कि हम लोगों को ऐसा लगता था कि ये एक ऐसा संसाधन है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन पर हम लोगों ने इसका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर लिया है, इतना ज़्यादा उपयोग कर लिया कि अब हो सकता है कि कभी ऐसा समय आए कि हमारे पास पीने के लिए पानी ना रहे, फ्रेश वाटर ना रहे। हम लोग एक तो पानी का उपयोग भी ज़्यादा करते हैं और दूसरा इसे गंदा भी बहुत करते हैं, इसे बहुत व्यर्थ करते हैं, वेस्ट करते हैं। जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लेकर सब फेंक देंगे, ठीक है, और इसको बहा देंगे ऐसे ही फिजूल में। जब ये जाके नालियों में मिल जाएगा तो ये फिर फ्रेश नहीं रह जाएगा कि हम इसे पी पाएँ। तो अब ये प्राकृतिक संसाधन भी खतरे में आ चुका है और हमें ध्यान देना चाहिए कि हम पानी को व्यर्थ ना करें, इसे बचा कर रखें, संभाल कर रखें। तो हमने ये संसाधन भी देख लिया। अब हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा को हम एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और जो मेन सोर्स है, प्राथमिक स्रोत जहाँ से हमें ये एनर्जी मिलती है, वो क्या है, सौर विकिरण, यानी सोलर रेडिएशन।
इसके अलावा जहाँ से हम एनर्जी लेते हैं, पहले के ज़माने में जो मानव हैं वो कहाँ से एनर्जी प्राप्त करते थे? एक तो सूरज है ही, इसके अलावा वो क्या करते थे, गोबर और जंतुओं के जो अपशिष्ट होते हैं, मतलब अलग अलग जानवरों के जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो खाना खाने के बाद निकलता है, गोबर, उससे हम लोग क्या करते थे, कंडे बनाते थे, ठीक है। और उसका इस्तेमाल करते थे हम गर्मी के लिए, गर्माहट के लिए और खाना पकाने के लिए। और गुफाओं में वो लोग अपनी जो गुफाएं होती थी उसमें और अपनी झोपड़ी में रोशनी करने के लिए भी इस तरीके की ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा वो लोग बीज से जो तेल निकलता था और मछलियों का उपयोग करते थे ऊर्जा के लिए। ऊर्जा का जो दूसरा मुख्य जीवाश्मीय ईंधन का स्रोत है वो है कोयला, ठीक है। अब कोयला पढ़ने से पहले हम लोग जीवाश्मीय ईंधन के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। जीवाश्मीय ईंधन, इसको इंग्लिश में हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और जब बहुत कई हज़ार सालों पहले जो पत्थरों के नीचे दब गए ऐसे जो पेड़ पौधे हैं, जानवर जो मर गए, उनकी जो पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, जो उनकी हड्डियां हैं, शरीर है, वो गलते गलते कई हज़ार वर्षों तक जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो वो बदल करके ईंधन बन गए, ठीक है। और उसको अब हम जब अंदर से, ज़मीन के अंदर से निकाल करके इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा के लिए, तो ऐसे ईंधनों को जीवाश्मीय ईंधन कहते हैं, ठीक है। अब जीवाश्मीय ईंधन के एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे वो है कोयला। सबसे पहले देखते हैं कि कोयला बना कैसे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोयला लाखों वर्ष पूर्व पाई जाने वाली वनस्पति से निर्मित हुआ है जो तलछटों में गिर गए थे, ठीक है, यानी नीचे दब गए थे, तलछट में यानी बिल्कुल नीचे दब गए थे, ऐसे वनस्पति यानी पेड़ पौधे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, अत्यधिक दबाव, बहुत ज़्यादा ऊपर से जब प्रेशर पड़ा और कई वर्षों तक प्रचंड गर्मी, हम सबको पता है कि ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। तो कई वर्षों तक इतने दबाव और गर्मी में रहने के कारण जो वृक्ष थे और जो अलग अलग वनस्पति थी वो क्या हो गए, कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। अब हम क्या करते हैं, वो वही कोयला अंदर से निकाल लेते हैं और उसका इस्तेमाल किस चीज़ में करते हैं, उसका इस्तेमाल हम खाना पकाने में, इंजन को चलाने में, जो ट्रेन का इंजन होता है पहले ज़माने में, उसमें आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कि वो कोयला उसमें लगातार डालते रहते थे और उससे जो ऊर्जा होती थी उसकी वजह से इंजन आगे बढ़ता था और इंजन के पीछे जो डब्बे लगे रहते थे फिर वो भी इंजन के साथ साथ आगे बढ़ते थे। और ये उद्योगों में, यानी जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें काम आते हैं, भट्टियों में काम आते हैं, जो उद्योग की भट्टियाँ होती हैं उनमें काम आते हैं। बिजली उत्पन्न करने के लिए जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और किस लिए है, धातुओं और खनिजों के निष्करण के लिए, ठीक है। ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स रह गए हैं, जो धातु, जो मेटल्स रह गए हैं, उनका निष्करण मतलब उनको निकालने के लिए भी हम लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, कोयला तापीय ऊर्जा उत्पादन में भी करती है, वही जो थर्मल एनर्जी मैंने बोला, ताप मतलब थर्मल यानी कि गर्माहट। तो गर्मी, अगर हमें गर्मी की ऊर्जा चाहिए तो भी हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारा अगला संसाधन है वो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस जो है वो भी एक जीवाश्मीय ईंधन है। पेट्रोलियम जो होता है वो, ऐसा माना जाता है कि ज़मीन के अंदर जैसे कोयला मिला था उसी तरीके से बहुत कई हज़ार सालों पहले, बहुत पहले ज़मीन के अंदर जो पुराने जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वो जब दब गए होंगे तब उससे पेट्रोलियम बना होगा, ठीक है। तो अब पेट्रोलियम जो है उसको हम लोग ईंधन की तरह एनर्जी यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पेट्रोलियम के साथ साथ
उसके साथ क्या निकलता है, जब उसको निकाला जाता है ज़मीन के नीचे से, तो पेट्रोलियम के साथ साथ एक गैस भी निकलती है जिसे हम प्राकृतिक गैस कहते हैं, और इसको भी हम लोग स्टोर करके यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। अब ये जो संसाधन है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय है, जिसका मतलब है कि इनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता। मतलब कि एक बार अगर हमने खर्च कर दिया इसको, तो ऐसा नहीं है कि 4 साल 10 साल के बाद ये दोबारा से बन जाएगा। एक बार अगर हमने खर्च कर दिया है तो ये कई सालों तक, कई हजार सालों तक दोबारा शायद ना बने। ठीक है, तो इस चीज़ को अनवीकरणीय कहा जाता है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं, ये कहाँ पर यूज़ होता है। हम सबको पता है कि ये सबसे पहले तो वाहन चलाने में यूज़ होता है। ठीक है, वाहन के चलाने में, स्टीमर जो पानी में चलती है उसमें यूज़ होता है, हवाई जहाज़ में, प्लास्टिक और उर्वरकों को बनाने में, उर्वरक मतलब जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। ये जो आपका पेट्रोल है जो हम लोग पेट्रोल पंप पे भरवाते हैं, ये और इसके साथ ही जो डीजल है, ये पेट्रोल और डीजल, ये परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद है। मतलब ज़मीन के अंदर जो पेट्रोलियम निकलता है वो क्रूड रूप में, कच्चे रूप में होता है, उसको परिष्कृत किया जाता है, मतलब साफ़ किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, और फिर हम उसको अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो परिष्कृत करना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपने आजकल देखा होगा गाड़ियों के पीछे जो ऑटो चलती है, लिखा रहता है सीएनजी। ठीक है, सीएनजी का पूरा नाम होता है इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो इसका मतलब है जो प्राकृतिक गैस है, जब पेट्रोलियम निकालते हैं तो वहीं से प्राकृतिक गैस भी निकल रही है, उसको हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, मतलब प्रेशर डाल के उसको बहुत वो कर देते हैं, पास में ले आते हैं, वो कंप्रेस हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है, और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं और उसको एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं गाड़ियों में। ये जो नेचुरल गैस होती है इसको हम लोग क्लीन मानते हैं, मतलब साफ़ मानते हैं, स्वच्छ ईंधन मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि इससे अगर ये गाड़ियों में यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा, प्रदूषण, वायु प्रदूषण कम होगा। लेकिन पेट्रोल से वायु प्रदूषण होता है। अब इसके बाद हम लोग प्राकृतिक गैस और डीजल के बारे में और जानेंगे। प्राकृतिक गैस और डीजल जो है, इसका इस्तेमाल विद्युत उत्पादन मतलब बिजली पैदा करने में भी किया जाता है। अब एलपीजी आता है। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवीय, लिक्विड मतलब द्रवीय पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो जो गैस निकलती है पेट्रोलियम से, उसको अगर हम लिक्विड के रूप में, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डालेंगे इतना कि जो अभी तक गैस रूप में था वो तरल हो जाए, द्रव्य बन जाए, और उसको हम सिलेंडर में भर लेते हैं, या पाइपलाइन के थ्रू हम लोग उसको घरों में आता है हमारे, और हम उससे खाना बनाने का काम करते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, पेट्रोलियम को खनिज तेल यानी कि मिनरल ऑयल भी कहते हैं। पेट्रोलियम की तरह ही जो प्राकृतिक गैस है ये भी कैसे बनी है, हाइड्रोकार्बन्स हैं ये। ठीक है, गैसीय हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, इनकी अलग अलग संख्या में जो एटम्स होते हैं वो मिल करके, जो इनके परमाणु होते हैं वो मिल करके अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन का जो मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन है, उसी से ही पेट्रोलियम भी बनता है, उसी से ही उसी का एक रूप प्राकृतिक गैस भी है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसका रासायनिक जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है। एक बार फिर से हाइड्रोजन और कार्बन को बता देते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन ये अलग अलग जो इनके परमाणु होते हैं उनकी अलग अलग संख्याओं में मिलते हैं ये, और मिल करके हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलियम में भी होते हैं और प्राकृतिक गैस में भी होते हैं। मतलब अगर इसका आप केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ें कि इसके अंदर है क्या, तो आपको हाइड्रोजन और कार्बन मिलेगा। जैसे पानी के अंदर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है H2O। ठीक है,
अब हम लोग ऊर्जा के अन्य स्रोत भी देख लेते हैं। ऊर्जा के अन्य स्रोतों में यहाँ पर दिया हुआ है सौर ऊर्जा, ठीक है, जो सूरज से हमें मिलती है सौर ऊर्जा। उसके बाद पवन ऊर्जा जो हमें हवा से मिलती है। जीव अपशिष्ट, जो जानवर होते हैं उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो गोबर होता है उनका, उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं बहुत दिनों तक और फिर उसका एक प्रोसेस होता है जिससे हम बायोगैस बनाते हैं, ठीक है। समुद्र ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, जो समुद्र में लहरें उठती हैं ऊंची ऊंची, उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करके हम लोग ज्वारीय ऊर्जा बनाते हैं। रेडियो एक्टिव खनिज, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग जिसको बोलते हैं, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाते हैं, परमाणु बम, तो उस एनर्जी, वो भी एनर्जी का एक रूप है। तो एनर्जी के ये अलग अलग स्रोत और हमने देख लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे खनिज अयस्क या फिर खनिज के बारे में। जो धातु होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेटल भी कहते हैं, ये धातु ऐसे शुद्ध रूप में हम लोगों को नहीं मिलता है। ये ज़मीन में अपने साथ और कई सारी, आप कह सकते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, अशुद्ध रूप में ज़मीन में पाया जाता है अलग अलग चीज़ों के साथ मिल करके, ठीक है। उसको हमें निकालना पड़ता है और साफ़ करना पड़ता है उसको, तब जाकर हमें, आप कह लीजिए, चाहे आपको एल्यूमिनियम निकालना हो या आयरन हो, कॉपर हो, ये सारे धातु हैं और ये शुद्ध रूप में नहीं होते हैं, ये इनके साथ बहुत सारी गंदगियाँ चिपकी रहती हैं, ठीक है। इसको हम लोग रासायनिक यौगिक कहते हैं। अलग अलग रसायन इसके साथ मिले होते हैं। हमें कुछ प्रोसेस करके ये जो अलग चीज़ें हैं इनको हटाना पड़ता है, इसकी गंदगी को हटा करके फिर शुद्ध रूप में हम अपना धातु निकाल पाते हैं। तो जो जब ज़मीन के अंदर से हमें जिस रूप में मिलता है उसको हम लोग अयस्क कहते हैं, ठीक है। खनिज अयस्क बोलते हैं, यानी मेटल ओर बोलते हैं। अब जब ये हमें अयस्क के रूप में मिला ज़मीन के अंदर से, हम इसको बाहर लेकर आएंगे, इसको साफ़ करेंगे और फिर हम उसमें अपना शुद्ध रूप में लोहा जो हम खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं उस रूप में लाया जाता है। कौन कौन से धातु हैं? धातु है आपका एल्यूमिनियम है, आयरन जिसको लोहा कहते हैं, कॉपर जिसको आप तांबा कहते हैं, जिंक है, मैंगनीज इत्यादि, ये सब ज़मीन के अंदर से पाया जाता है। एल्युमिनियम का यूज़ क्या है? एल्युमिनियम का यूज़ बर्तन बनाने में होता है, वाहन जो गाड़ी चलाते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स बनाने में होता है, हवाई जहाज़ में बनाने में होता है, या अंतरिक्ष यान बनाने में भी किया जाता है। आयरन और उसके सम्मिश्रण का उपयोग, ठीक है। आयरन किस यूज़ में आता है हमारे? आयरन का यूज़ होता है, पहले तो हम ये समझ लें कि सम्मिश्रण क्या होता है। सम्मिश्रण को इंग्लिश में एलॉयज कहते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ आयरन तो एक धातु है, तो जब हम एक या उस दो या उससे ज़्यादा धातुओं को मिलाकर कुछ बनाते हैं तो हम उसे सम्मिश्रण कहते हैं। तो आयरन के साथ किसी और धातु को मिक्स किया जाता है ताकि उसकी जो ताकत है वो कुछ और ज़्यादा बदल जाए, चेंज हो जाए उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसीलिए सम्मिश्रण आयरन का कहीं कहीं पर यूज़ होता है। किस काम में आता है? हथियार बनाते हैं, भारी मशीन बनाते हैं, रेल इंजन बनाते हैं, रेल पटरियाँ बनाते हैं और भी कई सारी अन्य वस्तुएं बनाते हैं आयरन यानी लोहे और उसके सम्मिश्रण से। अब आते हैं हम लोग अगले के पास, कॉपर। कॉपर का यूज़ क्या होता है? औद्योगिक पात्र के लिए, ठीक है। हम लोग इसको इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कारखाने होते हैं बड़े बड़े, उसमें जो कंटेनर्स होते हैं, पात्र मतलब जिसमें हम सामान कुछ रख सकें, उसके लिए यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक तार बनाने के लिए कॉपर का आपने वायर देखा होगा जो आसानी से मुड़ जाता है, वो बनाने के लिए यूज़ होता है। और इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार उद्योग में भी यूज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार, दूरसंचार मतलब टेली कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। अब हम लोग सम्मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। सम्मिश्र धातु, सम्मिश्र धातु अभी बताया था एलॉयज होते हैं जिसमें सिर्फ अकेला धातु नहीं काम कर रहा है, दो तीन धातुओं को आपस में मिला लिया जाता है, जैसे पीतल और कांस्य, ठीक है।
सम्मिश्र के बारे में अभी हमने देखा था, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पीतल है, कांसे हैं। सम्मिश्र को इंग्लिश में एलॉय भी कहते हैं। पीतल और कांसे, इन दोनों में हमको देखेंगे कि कॉपर भी पाया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक धातु से नहीं बल्कि अलग अलग धातुओं से मिलके बनता है, और कॉपर इन दोनों में ही कॉमन है, मतलब आएगा दोनों में ही कॉपर थोड़ा थोड़ा परसेंट यूज़ किया जाएगा। अब जो सारे धातु होते हैं, धातु अयस्क यानी कि मतलब कि इम्प्योर फॉर्म में, अशुद्ध रूप में जो धातु प्रेजेंट होता है, मिलता है हमको ज़मीन के अंदर, ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता है। सीमित मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसका भंडार है, इसका भंडार भी पेट्रोलियम की तरीके से ही लिमिटेड है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करके खनन, मतलब कि ज़मीन को खोद कर इसको बाहर निकालेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमें इनका भी इस्तेमाल जो है वो संभाल के बचा कर करना चाहिए। अब कुछ बहुमूल्य धातुओं के बारे में जान लेते हैं। बहुमूल्य हैं तो ये भी धातु ही, पर इनकी वैल्यू बाकियों से थोड़ी ज़्यादा है। कौन है ये? चांदी है, सोना है, प्लैटिनम है, ये बहुत महंगी पाई जाती हैं ये धातुएं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर संसाधन देख लिए, कौन से? अजैविक संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमारा जीवन आसान बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं, पर उनमें कोई प्राण नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है जैविक संसाधन, यानी जीवित प्राकृतिक संसाधन। इसके अंदर कौन कौन आता है? इसके अंदर आते हैं आपके पौधे आते हैं, जंतु आते हैं और सूक्ष्म जीव आते हैं। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पौधे के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य के भोजन में प्राकृतिक खाद्य स्रोतों में विभिन्न प्रकार के पौधे, आप लोगों को पता है, हम लोग जो भी खाते हैं, जो हरी सब्जियां, साग, अनाज ये सब खाते हैं, ये सब पौधों से ही आता है, ठीक है। क्या क्या उगाते हैं? अनाज, फलियां, सब्जियां, फल, ये सब पौधों से आ रहा है। और हम लोग क्या करते हैं कि एक तो अपना भोजन प्राप्त करते हैं इन पौधों से, भोजन के अलावा हम अपने कपड़े भी यहीं से प्राप्त करते हैं, ठीक है। रेशा प्रदान करने वाले पौधे यानी फाइबर्स के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? हम कपास उगाते हैं, जूट उगाते हैं और पटसन की खेती करते हैं, जिससे कि हम रेशे को निकालकर उनका कपड़ा बनाकर इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा हम कई सारे जो फूल हैं उगाते हैं, उसका क्या काम होता है? एक तो सजावट के लिए उगाया जाता है, और कुछ में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ पौधों में और कुछ फूलों में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, अपने जीवन को और बेहतर और आसान बनाने के लिए। इसके अलावा जो उद्योग हैं, जो कारखाने हैं, उसमें कच्चा माल भी इन पौधों से आता है, जैसे कि रबर हो गया, रेजिन हो गया, लकड़ी हो गई, अद्वितीय पादप उत्पाद हैं ये सारे। अगला है हमारा संसाधन, जैविक संसाधन, जंतु। जंतु यानी कि जिसमें जान है, ऐसे जो जानवर होते हैं। तो बकरी है, मछली, अंडे, मुर्गियाँ, झींगे, केकड़े, ये सारे जो हैं वो मनुष्य क्यों यूज़ करता है? भोजन के लिए, ठीक है। उसके बाद और हम क्या यूज़ करते हैं इनका? हम इनको परिवहन के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और सामान भेजने के लिए भी यूज़ करते हैं। किनको किनको? घोड़े, बैल, हाथी, गाय बैल, ऊँट, खच्चर, याक, ठीक है। इसके अलावा हम ऊन के कपड़े जब हमें प्राप्त करने होते हैं, ऊन के कपड़े, ठीक है, वो ऊन कहाँ से आता है? ऊन आता है, तो परिवहन को भी बोला कर देते हैं, याक से और भेड़ से। उनकी जो स्किन होती है उस पर ऊन उगता रहता है, जैसे हमारे बाल उगते हैं, तो उसको बस काट करके हम लोग ले लेते हैं, और वापस से कुछ समय बाद उनके शरीर पे जब फिर से उग जाता है ऊन, तो फिर उसको काट के फिर निकाल देते हैं।
इसके अलावा हम रेशम के कीड़े होते हैं, रेशम कीट, ठीक है, उनकी भी खेती करते हैं, उनको भी उगाते हैं, जिससे कि हम रेशम प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो जंतुओं का ये महत्व है हमारे जीवन में। किस किस चीज़ के लिए काम आते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो हमें भोजन मिलता है, परिवहन के लिए, भार वाहक, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, और रेशम प्राप्त करने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, साथ में ऊन के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जंतु के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं अपनी आँखों से, लेकिन होते हैं, ठीक है, इनमें प्राण होता है। इनका काम क्या होता है? सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक्स, यानी जिसको प्रतिजैविकी औषधि कहते हैं, ऐसी दवाएं जो हमारे शरीर को, जब हमें बीमारी हो जाती है तो हम खाते हैं कि हम ठीक हो जाएं, तो उनमें इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इनकी मदद से ही ये एंटीबायोटिक दवाएं बन पाती हैं। पुराने समय में इसका काम सूक्ष्म जीव का क्या होता था? किण्वन प्रक्रिया होती थी और शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किण्वन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो जीव होते हैं वो खाने पर काम करते हैं और उसको और ज़्यादा सुपाच्य बनाते हैं, और उसमें और भी ज़्यादा पौष्टिक तत्व ऐड करते हैं। जैसे आपने डोसा देखा होगा, या जो शराब बनती है या सिरका बनता है, इसमें क्या होता है कि हम जो बनाने की प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगता है, और इस लंबे समय में जो सूक्ष्म जीव हैं ये अपना गुणन करते हैं, यानी अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, उस खाने को और भी ज़्यादा सरल रूप में बदल देते हैं। तो आपने देखा होगा जब डोसा बनता है तो उसकी जो बैटर होती है, तैयारी होती है, उसमें चावल और उड़द को पीस करके हम छोड़ देते हैं रात भर, या 8-10 घंटों के लिए छोड़ देते हैं, तो फिर वो हल्का हो जाता है, उठ जाता है। उसमें क्या हुआ, सूक्ष्म जीवों को हमने उसमें जानबूझ के जगह दी कि वो पैदा हो जाए। अब हम जब ये खाएंगे तो ये ज़्यादा पौष्टिक और आसानी से पचेगा। तो ये किण्वन की प्रोसेस भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही की जाती है। साथ ही सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये जो मर चुके पौधे हैं या जानवर हैं, इनको भी विघटन करते हैं, यानी इनको ख़त्म करते हैं, इनको डिकम्पोज करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर एक पौधा है वो मर के गिर गया है, ज़मीन पे पड़ा है और दब गया है, धीरे 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 कुछ समय के बाद वो छोटा होता रहता है, कम होता रहता है, और अगर आप शायद 1 महीने 2 महीने बाद देखेंगे तो वो गायब हो जाए या बहुत कम बचा रहे। तो क्या होता है, उस पर जो सूक्ष्म जीव हैं वो काम करके उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये मदद होती है सूक्ष्म जीव की। क्या क्या करते हैं सूक्ष्म जीव? पहले तो सबसे पहले याद रखिए, एंटीबायोटिक्स बनवाते हैं, ठीक है। उसके बाद किण्वन प्रक्रिया में काम करते हैं शराब बनाने के लिए। उसके बाद फिर जो छोटे, जो हम लोग के जानवर हैं या पेड़, जो पौधे हैं, वो सब जब गिर जाते हैं ज़मीन पे, जो बड़े हैं उनको बहुत लंबा समय लगेगा ख़त्म होने में, जो छोटे हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, पर उनका जो विघटन का प्रोसेस है, यानी कि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, वो करते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जैविक संसाधन 3 हैं। कौन कौन से हैं हमारे? एक तो पौधे, फिर जंतु, फिर सूक्ष्म जीव। अब पर्यावरण के बारे में यहाँ पर एक बात समझाई गई है कि जो पर्यावरण है वो संसाधन उसने जो दिए हैं, वो मनुष्य को जीवित रहने के लिए उसने चीज़ें दी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, हमने क्या किया, खाना तो हम खाते ही थे, हमने अपने मनोरंजन के लिए भी उसको इस्तेमाल किया, रख रखाव के लिए भी, सजावट के लिए भी, और अब धीरे धीरे हम ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सब हमेशा नहीं चल पाएगा, कभी ना कभी हमें इस पर रोक लगानी पड़ेगी, वरना शायद ऐसा दिन आए कि ज़रूरत भर का भी हमारे पास ना रहे, भोजन के लिए भी ना रहे, ठीक है। आगे इन्होंने कुछ और समझाया है, देख लेते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो प्राकृतिक संसाधन तेज़ी से समाप्त हो रहे हैं, जो प्रकृति ने हमें पहले से संसाधन दिए हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, ज़मीन के अंदर से खोद खोद के निकाल ले रहे हैं, जो बाहर है उसको वैसे प्रदूषित कर दे रहे हैं।
क्योंकि इनका अति दोहन हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और जो पृथ्वी है वो क्या बनती जा रही है, वो अपशिष्ट पदार्थों को उत्पन्न करने वाली, अपशिष्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को उत्पन्न करने वाली एक बहुत बड़ा कूड़ा एकत्र करने वाला मैदान बनती जा रही है। ठीक है। और हम लोग का जो जीवन है, मानव का, जंतु यानी जो छोटे जानवर हैं उनका, पौधों का, सबका जीवन जो है वो बिगड़ जाएगा। एक संतुलन बना होता है पर्यावरण में, हमारी प्रकृति में हर चीज़ का मात्रा तय है कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में होगी। जैसे पहले से ही धरती कम है, पानी ज़्यादा, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है। जब हम इस बैलेंस को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का संतुलन बिगड़ जाएगा, और संतुलन बिगड़ने से हमारे जीवन पे उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं, जितना ज़रूरी है उतना ही लो, उससे ज़्यादा मत लो। अब अगला सेक्शन है, इसमें हम आदिम समाज और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध, ये कैसे मिलकर साथ में रहने लगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबको पता है कि जो हम इंसान का शरीर है ये कपियों से बना है, बंदर की प्रजाति से बना है। धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट हुआ है। ये अगर कोई समय जानना चाहे कि कितने समय पूर्व से आदिम समाज चला आ रहा है, तो 2 लाख वर्ष से भी ज़्यादा समय से आदिम समाज बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर जो चट्टानों के नीचे उनके जीवाश्म थे, मतलब वो तो मर गए, लेकिन मरने के बाद धरती में उनके चट्टानों के नीचे कहीं पर जो पुराने समय के जो इंसान थे उनका जो जीवाश्म बच गया था, मतलब मरने के बाद जो अवशेष बच गया था, आज उसको जब खोद करके निकाला जाता है और उसका अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब हमें समझ में आता है उनके क्रियाकलापों के बारे में। वो क्या करते थे, उनकी दिनचर्या कैसी होती थी, और इस शरीर में और इस अवस्था में, जिस अवस्था में आज मानव शरीर है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोगों को कई चरण में हम लोगों ने विकास किया है। ठीक है। तो वो क्या क्या अलग अलग चरण थे, क्या स्टेजेस थी, वो भी हम लोगों को इन जीवाश्म से पढ़ाई कर कर समझ में आती है। अब सबसे पहले हम इसमें मानव विकास की कहानी पढ़ते हैं 2.2.1 में। जब मानव विकास का आरंभ हुआ तब जंगल कम होने लगे। ठीक है। जैसे ही मानव का विकास होने लगा, क्या हुआ, जंगल कम हो गए। कारण क्या है, हिमनद। हिमनद शब्द, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लेशिएशन। इसका मतलब होता है कि जो भूभाग है, मतलब जो ज़मीन है, इस पर बड़े से बर्फ़ का चलना, मतलब धीरे धीरे जो बर्फ़ का बड़ा सा एक टुकड़ा है वो इस धरती को, इस ज़मीन को के ऊपर आ रहा है। ठीक है। इसकी वजह से जो जंगल हैं वो कम होने लगे थे। और आज भी जो भूमि है, हमारी ज़मीन है, उसका अधिकतर भाग वनों द्वारा ढका हुआ है। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में कई बार ज़मीन के लिए मैं धरती शब्द का मैंने प्रयोग कर लिया है, तो उसका मतलब धरती में तो सब कुछ आ जाता है, पर धरती मतलब वहाँ पर ज़मीन से मेरा मतलब था। ठीक है। तो अब देखते हैं, कपियों और मनुष्यों के निकटतम पूर्वज पेड़ों से, कपियों और मनुष्यों के निकटतम पूर्वज पेड़ों से नीचे उतर आए जहाँ पर वो रहते थे। पहले कहाँ रहते थे, वो जंगल में रहते थे, पर जैसे जैसे जंगल कम होने लगे, उनको तो रहना था, अपने आप को जिंदा रखना था, तो वो क्या किया, वो ज़मीन पर रहना शुरू कर दिया उन्होंने, और चारों पदों का उपयोग कर ज़मीन पर चलने लगे। ठीक है। आधुनिक आणविक अध्ययन, इसको बोलते हैं मॉडर्न मॉलिक्यूलर रिसर्च। ठीक है। तो इसकी वजह से, मतलब जो भी अवशेष हमें पाए जाते हैं, हम मॉलिक्यूल्स की जब स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो जहाँ से हम बने हैं उस ग्रुप में कौन कौन लोग थे। तो उस ग्रुप में थे, ये नाम याद रखिएगा, चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिबन, ओरंगुटान। ठीक है। ये जो 4 अलग अलग प्रजातियां हैं कपियों की ही, ये सब हमारे पूर्वज हैं। इनके में ही बदलाव होते रहे और फिर कई सारे चरणों से गुजरने के बाद आज इस शरीर को हम पाए हैं। ठीक है। अब इनका उद्भव कब हुआ था, अब मनुष्यों का उद्भव लगभग
6 लाख वर्ष पहले हुआ है, ठीक है। उद्भव मतलब कि उनकी बनने की शुरुआत हो चुकी थी 6 लाख वर्ष से भी पहले। अब हम सबसे प्राचीन मानव पूर्वज के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे पुराना है, ठीक है। तो उसको देखते हैं, इसका क्या नाम है। अब यहाँ पर ये जो सबसे प्राचीन मानव पूर्वज हैं उनका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स, ठीक है। तो ये नाम आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा। और इसकी मात्रा, इसको लिखना कैसे है। ये सबसे पहले ऐसे कपी के बाद बदलते बदलते ये पहले ऐसे शरीर को प्राप्त हुए जो सीधे खड़े होकर के चल सकते थे। ये कहाँ पाए गए थे? ये दक्षिण अफ्रीका में पाए गए थे और इनका विकास लगभग 3.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। अब ये कुछ औजार यूज़ करते थे क्योंकि पहले ज़माने में तो खाने पीने के लिए लगभग तो जानवर जैसे ही थे, तो इनको शिकार करना पड़ता था और शिकार करने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए इनको औजार की ज़रूरत होती थी। तो अब हम नीचे इनकी जो मानव हमारे पूर्वज हैं ये इनके अलग अलग कैटेगरीज देखेंगे और देखेंगे कितने समय पहले ये आए और इन्होंने क्या क्या औजार बनाए। इसको एक टेबल के रूप में दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं, लिखा है मानव जाति का विकासीय अवस्थाओं के चित्र। तो अब सबसे पहले अवस्थाओं के नाम आपको दिए हुए हैं, सबसे लेफ्ट में यानी बाईं तरफ में दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा है विद्यमानता का समय काल। किसके बारे में बात हो रही है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। ये 5 लाख साल से थे, ठीक है, 5 लाख साल पहले आए थे। उसके बाद थोड़ा और बेटर बन करके कौन आया? होमो हैबिलिस आए 2.5 लाख वर्ष पहले। और फिर कौन आया? होमो इरेक्टस आए 1.5 लाख वर्ष पहले। तो आप देख सकते हैं इन सब के स्टाइल में इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसे बदल रही है, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स हैं ये थोड़ा अभी भी झुक के चल रहे हैं। इनकी शक्ल अगर आप देखेंगे ध्यान से तो शक्ल अभी भी इंसानों की तरह पूरी तरह नहीं बदल पाई है। शरीर अभी भी थोड़ा छोटा है, शरीर पे बाल ज़्यादा हैं। फिर होमो हैबिलिस को देखेंगे तो थोड़ा परिवर्तन है, पर होमो इरेक्टस लगभग वैसे हैं जैसे कि हम लोग आज हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने समय के साथ अपने आप को बदला है। अब देखते हैं कि ये लोग औजार कौन कौन से बना रहे थे। तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे इन्होंने अपरिष्कृत औजार हड्डियों एवं पत्थरों से बनाए जाते थे, ठीक है। अपरिष्कृत मतलब कि जो है जो जिसमें ज़्यादा सफाई नहीं थी और सिर्फ हड्डी जो होती है जानवर की उससे या पत्थर से बनाते थे। फिर होमो हैबिलिस आए, वो नुकीले पत्थर के औजार काटने लगे, ठीक है, ताकि वो और भी ज़्यादा फाइन क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के हों। फिर उसके बाद फिर होमो इरेक्टस आए, वो साधारण कुल्हाड़ियाँ जिन्हें पत्थरों से बनाया जाता था उसका इस्तेमाल करने लगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद कर लीजिएगा। नाम वैसे भी थोड़े से बड़े और कंफ्यूजिंग हैं, तो बार बार रफ कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करिएगा और ये टेबल बनाइएगा। अब हम इनके व्यवहार के बारे में समझते हैं कि ये बिहेव कैसा करते थे। तो इसमें जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो कपी मानव थे जो सीधे चलते थे, ठीक है। उसके बाद फिर जो होमो हैबिलिस थे वो शिकारी एवं संग्राहक थे, मतलब शिकार भी करते थे और संग्राहक भी थे साथ में। संग्राहक थे मतलब चीज़ों को इकट्ठा करके संग्रह करके भी रख लेते थे। और उसके बाद जो होमो इरेक्टस थे वो बड़े जानवरों का शिकार करते थे क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे हथियार उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे। तो हमने इनके व्यवहार भी देख लिए, औजार भी देख लिए और समय भी देख लिया जिस समय में ये यहाँ पर बनना शुरू हो गए थे इस धरती पे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम इनके बारे में ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स ने शायद लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व होमो हैबिलिस का विकास हुआ, ठीक है। तो इससे ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ये हमने पढ़ा कि सबसे पुराने मानव थे, ठीक है। तो इसके बाद फिर 2 लाख वर्ष के बाद होमो हैबिलिस का विकास हुआ। इन मानव पूर्वजों के कपियों जैसी लंबी भुजाएं थी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की
कपियों जैसी मतलब बंदरों जैसी बहुत लंबे उनके हाथ होते थे, पर इनका मस्तिष्क कपियों के मस्तिष्क से काफ़ी बड़ा था, लेकिन इनका जो मस्तिष्क था वो बड़ा था। इनकी अगली अवस्था होमो इरेक्टस थी, जो लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व रहते थे। इनके जीवाश्म चीन पिकिंग मानव, जावा मानव, जर्मनी हेडलबर्ग मानव से मिले हैं। ठीक है, तो ये जगहें हैं जहाँ पर से इनके जीवाश्म मिले हैं, मतलब कि मरने के बाद जो अवशेष बचे रह गए आज तक भी वो मिले हैं। इससे ये जाना जाता है कि इनका विकास अफ्रीका में हुआ था, पर बाद में ये एशिया और यूरोप में बस गए थे। इनके मस्तिष्क का आकार कपी और मानव के मस्तिष्क के मध्य में था, मतलब कि कपियों से बड़ा पर मानव से कम। कपियों की तरह की उनकी आँखों के ऊपर बड़े बड़े उभार भी थे। होमो इरेक्टस ने पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई थी। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर टेबल में देख ही लिया कि होमो इरेक्टस अब इतने ज़्यादा एडवांस हो गए थे कि वो कुल्हाड़ी बनाना शुरू कर दिए थे पत्थर से। अब हम लोग ने ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स के बारे में देखा, अब हम लोग होमो इरेक्टस के बारे में जानते हैं। अब हम होमो इरेक्टस के बारे में पढ़ेंगे, पर इससे पहले ये जो नीचे वाला डायग्राम है एक बार इसको देख लेते हैं। तो सबसे नीचे से शुरू करते हैं। जो हमारे कॉमन पूर्वज थे, मतलब कि जो एक प्रजाति थी जिससे जो बंदर हैं और हम लोग हैं बने, वो ये है। ठीक है, ड्रायोपिथेकस, ये उभयनिष्ठ पूर्वज है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, समान पूर्वज है। ठीक है, बंदर भी यहीं से बने, हम भी यहीं से बने। तो ये तो ड्रायोपिथेकस थे। डायग्राम याद कर लीजिएगा तो आपको मदद मिलेगी। यहाँ से भाई एक लोग तो बन गए कपी, बंदर बन गए सीधे सीधे। एक प्रजाति बनी जिसको बोला गया रामापिथेकस। अब ये रामापिथेकस अपने आप को और अच्छा बनाए और फिर क्या बन गए, इसको ऊपर करते हैं, और फिर ये बन गए ये जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ कर आए हैं ऊपर से, जो 5 लाख वर्ष पूर्व पढ़ा था। अब इससे भी 2 प्रजाति निकली, एक तरफ तो ये बन गया। ठीक है, ए टोबिस्टस और ए बेजाई, और एक तरफ बना होमो हैबिलिस, जिसके बारे में अभी हमने फिर ऊपर पढ़ा था। अब ये होमो हैबिलिस से भी परिवर्तित होकर और ऊपर आए और क्या बन गए, होमो इरेक्टस, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि अभी वो पत्थरों से कुल्हाड़ी बनाते हैं। ये जो होमो इरेक्टस हैं, फिर ये 2 अलग अलग रूप में बदल गए। एक तो ये था होमो सेपियंस निएंडरटैलेंसिस, और एक बना होमो सेपियंस सेपियंस। जो आज हम लोग जिस रूप में हैं वो ये वाली रूप है। ठीक है, होमो सेपियंस सेपियंस। अब हम ऊपर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा होमो इरेक्टस के बारे में। जो ऊपर का पैराग्राफ है होमो इरेक्टस के बारे में वो पढ़ लेते हैं। होमो इरेक्टस के बाद विकसित होने वाले निएंडरथल मानव, ये देखिए निएंडरथल यहाँ पर है, मानव होमो सेपियंस निएंडरटैलेंसिस बोला जाता है इनको, थे उसी जाति से संबंधित थे जिससे आधुनिक मानव होमो सेपियंस है। मतलब होमो सेपियंस और निएंडरटैलेंसिस दोनों एक ही जाति से संबंधित हैं, जो कि है होमो इरेक्टस। निएंडरथल मानव के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, ये जो निएंडरथल है इसके अवशेष कहाँ पाए गए हैं, यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में। उन्होंने बहुत से किस्मों के अच्छे औजार तैयार किए और वे बहुत अच्छे शिकारी थे। ये इन लोगों के बारे में बात हो रही है, इन लोगों के बारे में। ठीक है, करीब 35,000 वर्षों से होमो सेपियंस या आधुनिक मानव ही एकमात्र जीवित मानव है। तो अब 35,000 वर्षों से इन्होंने, ये जो इधर वाले थे निएंडरटैलेंसिस, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने। लेकिन अब अगर बात करें तो 35,000 वर्षों से कौन जीवित है, होमो सेपियंस, ये वाले। ठीक है, ये वाले हम लोग इसी में आते हैं। यही सिर्फ एक मानव, एकमात्र जीवित मानव प्रजाति है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं नाम क्या होता है होमो सेपियंस का मतलब क्या है। होमो मतलब होता है फैमिली और सेपियंस मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, तो ऐसी फैमिली मतलब जिसमें अभी बुद्धि जो है सबसे ज़्यादा डेवलप हुई है वो है होमो सेपियंस। अब आगे बढ़ते हैं। अब बन तो गए होमो सेपियंस, इस रूप में आ तो गए। अब हम लोगों ने कैसे अपने आप को इस दुनिया में अच्छे से रहने के काबिल बनाया।
तो आदिम मानव जैसे शिकारी, संग्राहक और खानाबदोश, इनके बारे में पढ़ते हैं। आदिम मानव जंगलों, जल स्रोतों और नदी और झीलों जो जंगल के किनारों पर होते थे के पास रहा करता था। हम लोग ज़्यादातर जल स्रोतों के पास रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि वहाँ से पीने को पानी मिल जाता था और पानी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका प्रमुख कार्य क्या था? मेन काम क्या करते थे सब? भोजन एकत्र करते थे अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। उनके भोजन में क्या क्या था? पौधे से प्राप्त बीज थे, जड़ें थी तथा फल और छोटे जानवर, जिन्हें वे उन औजारों से मारता था जिन्हें रोड़े और पत्थरों से बनाया जाता था। छोटे जानवर ही मार पाते थे शुरू में हम लोग, जो कि रोड़े और पत्थर से बनता था उसको खाते थे, साथ साथ में बीज खाते थे, फल खाते थे और जड़ें खाते थे। वे दिन भर भोजन की तलाश में जंगल में घूमते फिरते थे और सूर्यास्त के समय अपनी गुफाओं में जंगली जानवरों के आक्रमण से बचने के लिए वापस लौट जाते थे। तो उस वक्त उन्होंने शुरुआती दौर में खाना इकट्ठा करना तो शुरू कर दिया था, उनको शिकार थोड़ा बहुत भी करना शुरू कर दिया था और साथ में गुफाएं भी बना ली थी उन्होंने, जिससे कि वो दूसरों के अटैक से अपने आप को बचा सकें। पिछले पैरों पर चलने के कारण आदिम मानव के हाथ अन्य कामों को करने के लिए स्वतंत्र थे। क्या क्या काम करते थे? खाद्य जड़ों को उखाड़ने के लिए, जो जड़ें खानी है उनको निकालेंगे। फलों और सब्जियों को तोड़ने के लिए, नदियों के किनारे पर रोड़ी उठाने में तथा दूसरे स्थानों से पत्थर इकट्ठा करने में और उनसे औजार बनाने में। पत्थरों को इकट्ठा किया फिर औजार बनाएंगे। जानवरों का शिकार करने, उनकी खाल अलग करने और तब उनको खाने के लिए। इन सब कामों के लिए उन्होंने अपने हाथ को फ्री कर लिया था। अब 4 पैरों पर वो नहीं चल रहे थे। इस प्रकार आदिम मानव शिकारी और संग्राहक थे। वे 20 से 30 लोगों का समूह में रहते थे और पौधों से प्राप्त भोजन को एकत्र करते थे। वे पक्षियों के अंडे एकत्र करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे। औरतें छोटे जानवरों का शिकार तथा पेड़ों से फल और बीज एकत्र करने का काम करती थीं। आदमी बड़े जानवर का शिकार करते थे। आदिम मानव कछुए, ऑयस्टर तथा सीप भी खाते थे। ठीक है, ऑयस्टर जैसे मशरूम होते हैं ना, तो इसी टाइप में एक चीज़ ऑयस्टर होती है, खाया जाता है। ठीक है, तो वो इकट्ठा करके भी खाते थे वो, और सीप भी खाते थे। ये सभी तथ्य यह दर्शाते हैं कि आदिम मानव अपना भोजन बांट कर खाते थे। और इसके साथ साथ क्या सीख लिया था उन्होंने? खाद्य पौधे, फलों के पकने का समय, जानवरों की मांद तथा जंगली जानवरों के पकड़ने से संबंधित जानकारियाँ भी एकत्र करते थे। तो अब वो इन्फॉर्मेशन भी कैच करना सीख गए थे कि हम लोग ये जानकारियाँ आपस में अगर शेयर करके रखेंगे और इकट्ठा करते रहेंगे नई नई जानकारी, तो लाइफ इजी बन जाएगी। तो उनको जानकारी का इम्पोर्टेंस, महत्व समझ में आ गया था। आगे देखते हैं क्या करते थे वो लोग। आदिम मानव जो शिकारी और संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर रसद एकत्र करने के लिए घूमते थे, वे खाना बदोश का जीवन जीते थे। रसद मतलब जो उन्हें खाना खाना है वो इकट्ठा करने के लिए। खाना बदोश मतलब कि जिनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उन्हें खाना बदोश कहते हैं। खाना बदोश जैसे वे बड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में घूमते रहते थे। उनका कोई भी स्थायी ठिकाना नहीं था। वे नदी किनारे रहते थे जहाँ पौधे और जंतु बहुतायत में यानी बहुत सारे पाए जाते हैं। वे गुफाओं में भी रहते थे। जब वे जहाँ से जाते थे वहाँ अपने पीछे पत्थर और हड्डियों के औजार छोड़ जाते थे। इसे हम तालिका 2.1 में भी देख सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार 2.1 में। ये आगे 2.1 में तालिका 2.1, इसमें देखिए इनके पत्थरों को दिखाया गया है, फ़ोटो बनी हुई है इनके पत्थरों की। ये जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू 2.3
आदिम मानव द्वारा तैयार किए गए औजार और अग्नि की खोज। तो अब हम देखेंगे कि जो हम लोग के आज जो फायर है, अग्नि है, वो कैसे इन लोगों ने खोजी थी। पौधों से भोजन एकत्र करने और जानवरों के शिकार करने का काम विभिन्न प्रकार के औजार बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पर आशय है कि ऑस्ट्रेलोपैथिकन्स संभवतः औजारों का उपयोग जंगली जानवरों को भगाने और भोजन के लिए जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स के जीवाश्मों वाली जगह से पत्थर के औजार पाए गए हैं। मतलब ये लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे अपने औजार बनाने के लिए। अब होमो इरेक्टस देख लेते हैं। होमो इरेक्टस ने पत्थर से कठोर औजार बनाए और औजार बनाने की परंपरा को होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस या निएंडरथल मानव के साथ साथ होमो सेपियंस या आधुनिक मानव जो हम लोग आज हैं को भी सौंप दिया। तो वहाँ पुराने समय से पत्थर से और हड्डियों से ये औजार बनाने की परंपरा चली आ रही है। जो जितने भी विकास के चरण हुए उसमें अलग अलग टाइप के जो मानव हुए उन सब ने उसको सीखा। होमो इरेक्टस के द्वारा बनाए गए औजार चकमक पत्थर के बने थे और जो चट्टानें उन्होंने इन औजारों को बनाने के लिए प्रयुक्त की थी वे क्वार्ट्जाइट तथा ज्वालामुखीय चट्टानें थी। तो यहाँ पर उन औजारों से हम ये भी समझ पा रहे हैं कि किन चट्टानों का इस्तेमाल करके उन्होंने ये पत्थर बनाए हैं। इसको प्लीज़ हाईलाइट करके याद कर लीजिएगा। क्वार्ट्जाइट, ज्वालामुखीय चट्टानें। पत्थर से बनी हत्था लगी कुल्हाड़ी जो होमो इरेक्टस ने बनाई थी उसके सिर पैने थे। पैना करने के लिए उन्होंने हड्डी या सख्त लकड़ी के एक टुकड़े को ठोक पीट कर तैयार किया था। ये औजार ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स और होमो हैबिलिस द्वारा बनाए गए पत्थरों के औजारों की तुलना में ज़्यादा बेहतर थे। तो ये तो है ही, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पिछले से हम लोग बेहतर चीज़ें बनाते जाते हैं और आसानी से पौधों की खाने योग्य जड़ों तथा अन्य भागों को ज़मीन से उखाड़ डालते थे। इनके पैने सिरे शिकार किए गए जानवरों को काट सकते थे और उनकी खाल निकालने में मदद करते थे। उनके द्वारा बनाए गए लकड़ी के भालों और हड्डियों से बने भालों से वह बड़े जानवरों जैसे हाथी, घोड़े, गैंडे और विशाल बबूनों का शिकार करने में मदद मिलती थी। तो अब औजार के बारे में हम लोग और पढ़ते हैं। निएंडरथलों ने कैसे औजार बनाए थे। निएंडरथल मानव द्वारा औजार बनाने की तकनीक और उनके द्वारा बनाए गए औजार अधिक बेहतर किस्म के थे। चकमक पत्थर से पत्रक निकालकर ठोक पीटकर औजार बनाने की कला वे पहले से ही जानते थे और वे मृगभृंग, हड्डी, लकड़ी का हथौड़ा और पत्थर के हथौड़े जिन्हें वे चट्टानों से एक जैसे पत्रक निकालकर उपयोग में लाते थे। यहाँ पे मृगभृंग का मतलब है जो सींगें होती हैं उनसे है, ठीक है। तो इन सब को भी इस्तेमाल करके वो अपना बना लेते थे औजार। वे चाकू, पिन, मछली पकड़ने के हुक, सुइयां और हड्डियों से बने हारपून भी बनाते थे। हारपून भाले को कहते हैं, भाले की तरह जो औजार होते हैं उनको हारपून कहते हैं। निएंडरथल अपने पूर्वजों की भांति मिलजुल कर शिकार करते थे और बड़े बड़े जानवर जैसे हाथी, गैंडों, बाइसन, जंगली घोड़े, बाइसन मतलब जंगली भैंस, जंगली घोड़े, भालू, जंगली बिल्लियों और जंगली सुअरों का शिकार करते थे। इन्हें वे बड़ा शिकार कहते थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि वे भाले की शक्ल के औजारों का उपयोग करते थे ताकि दूर से ही जानवर का शिकार किया जा सके। तो हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये अपने औजार भी अच्छे बना रहे हैं और पहले जहाँ ये छोटे जानवर मारते थे अब ये बड़े जानवर मारते हैं और इनका जो तरीका है वो भी और पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। आदिम मानव द्वारा बनाए गए औजारों नियोलिथिक या नवपाषाणी युग का परिचायक थे। पाषाण मतलब पत्थर से होता है।
ये औजार काफ़ी भव्य और पॉलिश किए हुए थे, लेकिन उनका उपयोग खत्म होने पर मानव ने कृषि युग में अपना कदम रखा। ठीक है, तो ये जो औजार बनाते थे ये बहुत ही हाई क्वालिटी के बनाने लग गए थे, लेकिन फिर एक समय के बाद जब ये युग ख़त्म हो गया, मतलब पाषाण युग जब ख़त्म हो गया, तब हम लोग कृषि युग में यानी खेती के युग में आए। पाषाण युग जिसको हम लोग स्टोन एज भी कहते हैं, तो स्टोन एज में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो पत्थर का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा था। उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ तो फिर हम लोग खेती करने की तरफ आ गए। इससे पहले कि आगे बढ़े हम लोग पाषाण युग के कुछ औजार यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप बाईं तरफ देख सकते हैं कि होमो इरेक्टस के द्वारा बनाए गए औजार हैं। ठीक है, ये पोलियोलिथिकल औजार है, मतलब कि ये जो पोलियोलिथिकल लिखा है, मध्य पोलियोलिथिकल, यहाँ से दो बातें समझ में आती हैं। एक तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये पाषाण काल है जहाँ पत्थरों का उपयोग ज़्यादा होता है। पोलियोलिथिकल मतलब स्टोन एज है, पाषाण काल। साथ में यहाँ से हमें समय काल भी पता चलता है कि हम कितनी पुरानी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो पोलियोलिथिकल काल में होमो इरेक्टस ने जो बाईं तरफ पे हैं वो बनाए गए थे। उसके बाद देखिए दाईं तरफ पे मध्य पोलियोलिथिकल औजार बनाए गए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फिर नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो होमोसेपियंस द्वारा बनाए गए, होमोसेपियंस मतलब कि जो हम लोग जो सबसे मॉडर्न मानव हैं उनके द्वारा बनाए गए हथौड़े हैं, पत्थर के हथौड़े। तो ये पहले से भी थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं। और ये किस एज के हैं? ये नियोलिथिक एज के हैं। और उसके बाद अगर आप दाईं तरफ देखेंगे तो ये उच्च पोलियोलिथिकल औजार हैं, मतलब कि अब उच्च मतलब कि इसकी क्वालिटी पहले से भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर हमको औजार समझ में आए कि कैसे समय के साथ धीरे धीरे ये औजार का जो इसकी जो पकड़ है, जो मतलब इसकी बनावट है, वो और भी ज़्यादा अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से अगर हम इससे किसी को मारेंगे तो हम लोग का शिकार जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नियोलिथिक है उस वो भी मतलब नया पाषाण काल है। ठीक है, नव पाषाण काल। ये सारे ही जो आपने देखे पत्थर ये सब स्टोन एज के पाषाण काल के ही हैं। तो ये तो हो गया औजार के बारे में। अब ज़रा देख लेते हैं आग के बारे में। आग का प्रयोग। आदिम मानव होमो इरेक्टस ने आग की खोज लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व की थी। आग की खोज का उनकी जीवन शैली पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। आदिम मानव विभिन्न कार्यों के लिए आग का प्रयोग करते थे। उन्होंने ये महसूस किया कि आग उनको पृथ्वी के ठंडे भागों में बस्ती बनाने में सक्षम थी और मांस जब आग में भुना जाता था वो स्वादिष्ट हो जाता था। इससे यह अधिक पचने योग्य बन जाता था। आग का उपयोग खतरनाक जानवरों को अपने से दूर भगाने में भी होता था। आग ने मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को भी बढ़ाया था। तो जैसे ही आग का आविष्कार हो गया उसके तो यूजेस आज तो बिना आग के मुश्किल है रहना। ठीक है, तो वो खाना पकाने में भी हुआ, ठंडी जगहों पे घर बनाने में भी हो गया, जो जानवर थे उनको दूर भगाने में भी हो गया। और धीरे धीरे जो मानव की संस्कृति थी उसका विकास इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हुआ। उन जगहों पे जहाँ पे पहले वो नहीं रह सकते थे ठंड की वजह से, जंगली जानवरों की वजह से, उन जगहों पर भी वो अब रहना शुरू कर दिए। और खाना जो पहले पचाना मुश्किल था वो अब आसानी से पचने योग्य भी बनने लगा आग की वजह से। अब पढ़ते हैं आवासी जीवन का आरंभ। आवासी मतलब घर बनाकर कैसे वो लोग रहने लगे। तो शिकारी और संग्राहकों ने अंततः खानाबदोश जीवन को छोड़ने की शुरुआत की। जो शिकार करके इकट्ठा कर लेते थे और जगह जगह घूमते रहते थे उनको खानाबदोश कहते हैं। और उन्होंने बोला कि अब हम ये जीवन नहीं जिएंगे। इस समय तक वे शायद रसद खोजने वाले भोजन की तलाश में दुनिया के बहुत से भागों में जाकर बस गए। उनके अस्थायी आवास, जैसा आपको पता है, पर्वतों की गुफाएं थीं। तो अब क्या हुआ कि अब वो गुफाओं में जाकर के घर बनाकर रहने लग गए।
एक पुरातात्विक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि रसद खोजने वाले अस्थायी अंडाकार झोपड़ी जैसे आश्रय में रहते थे, जो वे अक्सर पौधों से ढककर बनाया करते थे। नीचे बना हुआ है, तो इस तरीके से वो लोग अपना घर बनाकर रहने लगे, आवास बनाकर रहने लगे। अब देख रहे हैं आप लोग इस फोटो में जो आदिम मानव है उन्होंने जानवरों की खाल के कपड़े पहने हुए हैं। तो अब यहाँ पर वो धीरे धीरे जो हैं वो थोड़े से अब अपने आप को वो सिविलाइज कर रहे हैं, मतलब सांस्कृतिक रूप से अपने आप को थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मौसम के बदलाव से अगर बचना है तो अपने तन पे कुछ कपड़े होने चाहिए, और बेस्ट वो क्या समझते थे, जानवरों की खाल पहन लेते थे। एक बार औजारों में सुधार होने, आग की खोज करने तथा खेती आरंभ करने के से मानव ने आबादी में रहना शुरू कर दिया। वे अपने लिए आवास बनाते थे और समूह में रहते थे। अब उन्होंने क्या किया कि आग भी आ गई थी, औजार भी बढ़िया हो गए थे, खेती अब उन्होंने स्टार्ट कर दी, और खेती के बाद वो अब घर बनाकर ग्रुप में रहना उन्होंने शुरू कर दिया सेफ्टी पर्पस से। अब अगला है कृषि का उद्भव और विकास और पशुपालन। अब देखते हैं कि खेती कैसे इन लोगों ने सीखी। अब पहले जान चुके हैं कि आदिम मानव का जीवन भोजन की उपलब्धता पर ही प्रधानता से निर्भर था। उनका एक छोटा सा परिवार हुआ करता था, जिसमें बच्चे और नाती पोते भी शामिल होते थे। वे जंगलों में भोजन की खोज में घूमा करते थे और गुफाओं में रहते थे। शिकारी मनुष्य शिकार का पीछा करने और शिकार करने के लिए अपने भाग्य के ऊपर निर्भर था, और जानवरों की बहुतायत पर भी। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि मेन रीज़न जो सबसे पहले जब हम लोग कपियों से इंसान बने, तो सबसे पहले चीज़ जो हमारे दिमाग में आई वो आई सर्वाइवल, अपने आप को ज़िंदा रखना है। कैसे? खाना खा के। तो पहले तो हम लोग जानवरों को मारते थे, पर अब धीरे धीरे हम लोगों ने खेती करना भी शुरू कर दिया। ठीक है। जैसे ही मनुष्य ने अस्थायी आश्रय बनाए और 3-4 महीनों तक एक साथ एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ किया, उन्होंने फलों के बीजों और अनाज के दानों को अपने घर के सामने फेंक दिया, और उनमें से नई पौध निकलनी शुरू हो गई। समझदार तो थे ही वे। उन्होंने महसूस किया कि रसद खोजने के बजाय वे अपने लिए भोजन उगा सकते हैं। लगभग, अब यहाँ पर समय थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, 12,000 वर्ष पूर्व मानव ने फसल उगाना सीखा था। भोजन उगाने के कारण जानवर भी आकर्षित होंगे, जिनको वे अपने खाने के लिए पकड़ सकेंगे। सतत रूप में भोजन प्राप्त करने के लिए कृषि का विचार आया, और स्थायी भोजन प्राप्ति का विचार अपेक्षाकृत रूप से इतना प्रभावी हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 10,000 वर्ष पहले उसने एक आदिम कृषि समाज का गठन कर लिया। तो अब ये बाई चांस एक्सीडेंटली जब वो अपने घर बनाकर रहने लग गए, बाई चांस वो कुछ फलों के बीज, कुछ दाने अनाज के ऐसे फेंक देते थे, तो वो मतलब सूर्य की रोशनी पाके, ज़मीन पानी पाके वो अपना उगने लग गया। अब ये इन लोगों ने पहली बार देखा कि भाई अपने आप कैसे हमारे सामने खाना उग रहा है। अब अभी तक ये ढूंढते थे कि भाई कहाँ पे उगा है वो हम खा लें। अब इनको समझ में आया, अच्छा ये फेंकने से उगता भी है, तो अब ये उगाना शुरू कर दिए। क्या टाइम है? 12,000 साल पहले। ठीक है। और फिर इस तरीके से दिमाग में ये भी आया कि अगर हम अनाज उगाएंगे, इसकी लालच में जानवर आएंगे, और हम आराम से अपने घर में रहते रहते उन्हें मार कर खा भी सकते हैं। तो ये इस स्टाइल को इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इन्होंने 10,000 वर्ष पहले आदिम कृषि समाज का गठन कर लिया। ठीक है। तो अब ये बहुत बड़ी क्रांति इनके जीवन में आ गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य ने धातु के औजारों से खेती करना सीख लिया एवं पादप और जंतु अपशिष्टों को खाद के रूप में प्रयुक्त करने लगे। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। वे मछली पालन करते थे। कृषि और पशुपालन में आगे बढ़ते हुए सुधारों को देखते हुए मानव बस्ती का निर्माण नदी किनारों और घाटियों में बनाने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार आदिम कृषि व समाज का विकास हुआ और पारस्परिक कृषि करने की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर हमने देखा कि लिखा है कि पादप और जंतु अपशिष्ट, मतलब कि जो
पौधे हैं, पादप मतलब जो पौधे हैं, और जो जानवर के अपशिष्ट मतलब उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है गोबर वगैरह, इसको इन्होंने खाद की तरह यूज़ किया। और अब धातु के औजार, अभी तक तो हम लोग पत्थर से देख रहे थे, अब इन्होंने धातु के औजार से खेती करना सीख लिया और जानवरों को पालना सीख लिया। सबसे पहले कुत्ता पाला, फिर धीरे धीरे और भी जानवर पाले, मछली भी पाली। और दिमाग में ये भी आया कि खेती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो पानी है, तो इन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ पे नदियाँ हैं वहाँ वहाँ के पास ही घर बना के रहेंगे, जिससे पानी के लिए हमें कहीं दूर ना जाना पड़े। तो इसीलिए नदी के किनारे, घाटी के किनारे इन्होंने अपनी पूरी बस्ती बना ली, पूरा पूरा गांव जमा लिया वहीं पर। ठीक है, अब नीचे थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। लेफ्ट की तरफ आप देख रहे हो खेती का आरंभ एवं पशु को पालतू बनाना। खेती की शुरुआत करते हुए दिखाया जा रहा है और जानवर को ये पालतू बना रहे हैं। इस डायग्राम में देखिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। सबसे पहले क्या थे हम लोग इंसान? शिकारी एवं संग्राहक थे, शिकार करते थे, चीज़ों को इकट्ठा कर लेते थे। फिर वहाँ से हम लोग क्या इकट्ठा करते थे? भोजन। और फिर उसके बाद हम लोग आदि कृषि बने। ठीक है, आदि कृषि मतलब कि हम लोग एक जगह पे रुक कर के रहते थे और वहाँ पे ही थोड़ा थोड़ा हमने खेती करना शुरू किया। उसके बाद फिर क्या हुआ? वहाँ से भोजन हमको अच्छे से मिलना शुरू हो गया, आश्रय यानी घर मिलना शुरू हो गया। फिर हम लोग कृषि बागवानी समाज हो गए, मतलब कि ऐसा समाज जहाँ पर लोग खेती करते हैं और बाग बगीचे बनाते हैं। वहाँ से भोजन मिला हमें, आश्रय मिला, अब वस्त्र भी मिलने लगा। ठीक है, और एक कृषि समाज बना। वस्त्र मतलब हम कपड़े भी तो उगा सकते हैं ना, जब हम लोग उसकी कॉटन जिसको कहते हैं रुई की खेती करते थे। उसके बाद कपास होता है और वो आपका पटसन होता है, जूट होता है, इन सब की खेती करते थे। फिर वहाँ से हम लोग को भोजन, आश्रय और वस्त्र जो है वो बहुत आराम से मिलने लग गया। आगे देखते हैं पशुपालन। पशुपालन कैसे करते थे? इन आदिम मानवों को खेती के लिए भूमि की आवश्यकता थी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने के लिए भी भूमि की आवश्यकता थी। इसलिए इन्होंने बैलों का प्रयोग किया और कुछ अन्य जानवरों जैसे हाथी, ऊंट और बैल इत्यादि को मनुष्यों और उनके सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। ये जानवर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने कारण बोझा ढोने वाले भारवाहक पशु कहलाए। ठीक है, अब यहाँ पर इनको जब अपना घर शिफ्ट करना होता था तो कैसे करेंगे? तो वो जो बड़े बड़े जानवर हैं जैसे हाथी, ऊंट, बैल, इन सब पे रख के सामान इनको भेजते थे और इसीलिए ये लोग भार ढोने वाले जानवर हो गए, जिसको कि हम लोग भारवाहक पशु कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आदिम मानव अपने भोजन के लिए बकरी, भेड़, सूअर, हिरन, मुर्गियों जैसे जानवरों को पाला करता था और इनको अपने साथ रखा करता था। तो अब इनको ये लोग खा सकते हैं। ठीक है, किसको किसको खाएंगे देख लेते हैं। बकरी, भेड़, सूअर, हिरन, मुर्गियों, इन सबको मारकर खा जाएंगे, इसलिए ये लोग इसको पाल भी रहे हैं कि पालते रहेंगे, बढ़ता रहेगा धीरे धीरे और फिर उसी में से निकाल के खाते भी रहेंगे। जैसे ही मनुष्य ने स्थायी रूप से बसना शुरू किया, उनकी जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने लगे और तब बाहर से वस्तुओं को प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ने लगी। वे सांस्कृतिक सामाजिक रूप से एक कदम आगे बढ़ गए और उनको कपड़ों, आभूषणों और कृषि में काम आने वाले उपकरणों इत्यादि की आवश्यकता होने लग गई। वे लोग जो परोक्ष रूप से कृषि कार्य नहीं करते थे, वे शिल्पकार बन गए। अतिरिक्त मात्रा में उत्पन्न हुए कृषि उत्पाद के बदले अनावश्यक वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, आभूषण इत्यादि को प्राप्त करना आरंभ कर दिया। अब यहाँ पर परोक्ष रूप लिखा हुआ है। ठीक है, परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली। अब जब कृषि आसानी से होने लग गई एक जगह पे बहुत सारी, तो कुछ लोग थे जो जिनके पास फिर ज़रूरत नहीं थी कि हर इंसान खेत पर ही काम करे। कुछ लोग फ्री हो गए। ठीक है, जिनको डायरेक्टली जाकर वहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं थी। साथ ही लोगों की अब आवश्यकताएं भी बढ़ रही थी। ठीक है, उनको और चीज़ों की ज़रूरत लगती थी, उस
जो उन्होंने उत्पादन किया है उसको स्टोर करने के लिए, अपने आप को और आराम देने के लिए। और क्योंकि वो एक ही जगह बार बार खेती कर रहे थे तो वो जो संसाधन है उसको भी ज़्यादा खर्च कर रहे थे, ठीक है। और उन्हें बाहर से चीज़ें मंगवाने की ज़रूरत पड़ने लगी। ऐसे में जो है, जो कुछ लोग थे जिनका डायरेक्ट खेती से कोई लेना देना नहीं था, वो बाकी चीज़ों जिनकी ज़रूरत किसानों को पड़ती थी वो बनाने लग गए, जैसे कि कपड़े हो गए, आभूषण हो गए, और कृषि में काम आने वाले जो औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, वो सब कुछ लोग बनाने लग गए। और कुछ लोग यहाँ पर शिल्पकार भी बन गए, यानी क्राफ्ट्समैन बन गए। जो चीज़, अब जैसे खेती ज़रूरत से ज़्यादा एक इंसान ने कर ली, उतना उसका परिवार तो खाएगा नहीं, तो वो क्या करते थे, जो बचा हुआ अनाज होता था वो बाकी लोग जो कपड़े बना रहे हैं, जो औजार बना रहे हैं, जो शिल्पकार हैं, उनको देकर उनसे बदले में जो चीज़ें उन्होंने बनाई वो ले लेते थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड होना भी शुरू हो गया था। यहाँ पर आप बगल में फ़ोटो में देख सकते हैं 2.5 में स्वयं एवं सामान के परिवहन के लिए जानवरों का प्रयोग किया जा रहा है, जानवरों पर रख कर के सामान भेजा जा रहा है। और चित्र 2.6 में मनुष्य द्वारा विभिन्न पदार्थों, धातु, मिट्टी, काष्ठ एवं चमड़ा इत्यादि का उपयोग करके नई नई अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाई गई हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहिए का आविष्कार कैसे हुआ। आदिम मानव पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल आता जाता था, लेकिन पैदल यात्रा करना काफ़ी मंद गति से होता था और समय भी अधिक लगता था। इसलिए आवागमन के लिए वे खच्चर और ऊँटों का प्रयोग करने लगे। ठीक तरह से कोई भी नहीं जानता कि पहिए का आविष्कार किसने किया, लेकिन संभवतः 5000 वर्ष पूर्व। टाइम को प्लीज़ थोड़ा याद रखिएगा, आंसर में जब आप लिखेंगे एग्ज़ाम में तो ये ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालेगा टीचर के ऊपर। 5000 वर्ष पूर्व इराक, सीरिया, टर्की आदि में लोग इनका प्रयोग करते थे। पहला पहिया शायद लट्ठी की गोल स्लाइस जैसा था, ठीक है। वो इतना फाइन, इतना परफेक्ट नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा था, पर काम चल जाता था उससे। प्रथम पहिए वाला वाहन एक रथ था जिसमें 2 पहिए वाली गाड़ी थी, जिसे गधे खींचते थे और बाद में घोड़ों द्वारा खींची जाने लगी। ग्रीक और रोमन इन रथों का उपयोग युद्ध के दौरान भी करते थे। पहिए की खोज धातुओं के औजार बनाने से भी लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले हुई थी। लट्ठों के बने पहिए आदिम काल की गाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। लकड़ी के ठोस पहिए का प्रयोग दूसरे कार्यों में भी होता था। उदाहरण के लिए कुम्हार द्वारा लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व मिट्टी और टेराकोटा के बर्तन बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अब आप नीचे देख रहे हैं पहिए का अलग अलग रूप दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, रिक्शा बना, फिर ट्रैक्टर, बग्गी में आता है, कार में, उसके बाद ट्रक में, फिर हवाई जहाज़ में भी अब पहियों का इस्तेमाल होने लगा है। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करेगा कि इन्फॉर्मेशन दी है कि पहिए की खोज जो धातु के औजार बनाए गए उससे भी पहले हुई थी, ठीक है। 3000 ईसा पूर्व पहले हो गई थी। तो पहिए हम लोगों ने धातु के औजार बनाने से पहले इस्तेमाल कर लिए थे। लकड़ी के पहिए भारी होते थे और जब तक धातुओं की खोज की जा चुकी थी, अर वाले धातु के पहियों को लकड़ी के पहियों से बदल दिया गया क्योंकि ये बहुत हल्के और मजबूत थे, ठीक है। तो पहले लकड़ी का पहिया भारी होता था तो जानवर के लिए खींचना मुश्किल, चलना मुश्किल, उसका धीमी गति से चलेगा, जाहिर सी बात है। बाद में समय के साथ जब धातुओं की खोज की गई तो इन लकड़ी के भारी पहियों को हम लोगों ने अर वाले धातु से यानी स्पोक्स से बदल दिया, जिससे कि वो बहुत आराम से हल्के हो गए और मजबूती के साथ चलने भी लगे क्योंकि धातु तो ज़्यादा मजबूत होता है। अब अगले सेक्शन पे आते हैं 2.7 औद्योगिकरण का प्रारंभ। औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ का लगना। वो कैसे शुरू हुआ।
एक अत्यधिक सुरक्षित भोजन आपूर्ति और भोजन में सुधारों ने कृषि समुदाय को खेती के लिए नई भूमि पर जाने का रास्ता दिखाया। इसका एक कारण जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि होना था। कुछ लोग खनिक बन गए। वे चकमक पत्थर का खनन करते और उससे पत्थर की कुल्हाड़ियाँ बनाते थे। इस प्रकार कृषि की वृद्धि के साथ साथ औजार बनाने की वृद्धि ने अपरिष्कृत कृषिकीय औजार प्रदान किए। तो ठीक है, अब हम लोग ने देखा कि इतने दिनों से लोग कृषि करते करते बिल्कुल उसमें परफेक्ट हो गए, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी इनको कृषि करने के लिए ज़्यादा बड़ी ज़मीनों की भी ज़रूरत पड़ने लगी, और ये एक जगह से बढ़कर नई नई भूमि को भी खोजने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब बिल्कुल हम लोगों का जो सुरक्षित भोजन आपूर्ति मिलने लगी, फूड सिक्योरिटी हो गई कि यहाँ पे खाना तो अब मिल ही जाता है। पहले शुरुआत कहाँ से की थी? ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी था, जानवरों को मार मार के खाते थे। अब इतने एडवांस हो गए कि खाना तो मिल ही जाएगा, वो तो हमें सिक्योरिटी हो गई है। अब आगे क्या करें? तो कुछ लोग क्या बन गए? खनिक बन गए। ये क्या काम करते थे? वो अंदर से, ज़मीन के अंदर से खोद करके चकमक पत्थर निकालते थे, जिसको खनन करना भी कहते हैं, और उससे वो कुल्हाड़ियाँ बनाते थे। तो अब क्या हुआ कि अभी तक सिर्फ जो खेती कर रहे थे कुछ लोग हट करके अब इंडस्ट्रीज़ में काम करने लग गए और वो औजार बनाने लग गए। ठीक है, और अपरिष्कृत कृषिकीय औजार बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब उसके बाद आगे क्या हुआ? औद्योगिकरण का सबसे पहला संकेत लकड़ी और पत्थर के इंजीनियरों का था, जिसे आदिम मानव किया करता था। ये विशिष्ट नहीं था और इसके लिए कड़े परिश्रम की आवश्यकता होती थी। चट्टानों से चकमक पत्थर के निष्करण के लिए खनिक हिरन की सींगों तथा मवेशियों के कंधों की स्कैपुला अस्थि ब्लेड से बने फावड़ों का प्रयोग करते थे। वे काम करते समय रोशनी के लिए छोटी लैंपों का प्रयोग करते थे, और जो चाक के खोखले टुकड़ों में जंतु वसा, जिसको एनिमल फैट कहते हैं, और मांस से बनी बत्ती का प्रयोग करके बनती थी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो गया था, पर इतना परफेक्शन तो नहीं था, क्योंकि हमारे पास अभी भी उतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे, मतलब टूल्स नहीं थे। जैसे आज आप देखेंगे कि खनन करना बहुत मशीन से हम यूज़ करते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे औजार यूज़ करते हैं। उस वक्त तो इतने अच्छे औजार नहीं थे, तो ये एक मुश्किल काम था, फिर भी हम लोग इसको करते थे। अब यहाँ पर ये जो हमने ऊपर पढ़ा, अपरिष्कृत कृषिकीय औजार, ठीक है, तो इसका मतलब ये कृषि की औजार मतलब ऐसे औजार तो यूज़ तो कृषि में होंगे, पर अपरिष्कृत है मतलब कि ये बहुत फाइन, बहुत परफेक्ट नहीं होते थे। ये औजार काम तो आते थे, पर थोड़े से ये अपने अभी मतलब रॉ फॉर्म में ही थे, ठीक है, क्रूड फॉर्म में ही थे। अब यहाँ पर सबसे पहले जिस चीज़ का इस्तेमाल किया गया इंडस्ट्रीज़ में खनन करने के लिए, वो किस चीज़ के पे इंजीनियरिंग की? लकड़ी और पत्थर पे। ठीक है, तो लकड़ी और पत्थर का यूज़ करके वो खनन करने की कोशिश करते थे। और क्या क्या यूज़ करते थे? हिरन की सींग इस्तेमाल करते थे, मवेशियों के कंधों की स्कैपुला अस्थि, ठीक है, जो कंधों का वो होता है, उनके ब्लेड जैसा होता है, उसको यूज़ करते थे फावड़े की तरीके से। और रोशनी के लिए वो लैम्प जलाते थे। ये लैम्प कहाँ से बनता था? देखिए यहाँ पर लिखा है ना, चाक के खोखले टुकड़ों में जंतु वसा, एनिमल फैट और मांस से बनी हुई जो बत्तियाँ होती थी, उससे वो जलता था, वहाँ से वो अपनी एनर्जी ले रहे थे। तो अब धीरे धीरे उन लोग का इंजीनियरिंग अपने तरीके का शुरू हो गया था। चकमक कुल्हाड़ियाँ किसान के लिए घने जंगलों को साफ करके अगली फसल उगाने का महत्वपूर्ण काम करती थी। पत्थर की कुल्हाड़ियाँ पेड़ों को गिराने के लिए प्रयोग में लाया करते थे। तो अब इतनी इंजीनियरिंग करके जो औजार बने, उससे खेती में बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही थी। वो खेती के लिए मैदान साफ करने के यूज़ में आता था, पेड़ों को काटने के यूज़ में आता था। इस प्रकार पहिए का बनना, इमारतों का बनना, खान से निकाले गए अयस्कों से औजार और आभूषण बनाना औद्योगिकरण का की दिशा में उठाया गया एक कदम था। अब हम पढ़ेंगे धातु की खोज। मनुष्य ने तांबा, लोहा, कांसा से मजबूत औजार बनाने की खोज की। यह खोज मानव को पाषाण युग से निकाल कर ले आई और यही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है,
तो हम लोगों ने अब कौन कौन से धातु से औजार बना लिए थे? तांबा, लोहा, कांसा, हम इन सब से औजार बनाने की कोशिश करते थे। पहले क्या था? पाषाण युग, वहाँ पर पत्थर ही यूज़ होता था। अब जो है हम लोग मेटल्स यानी धातुओं का भी इस्तेमाल करते थे। कुम्हार उच्च तापमान वाली भट्टी का प्रयोग अपने बर्तन पकाने के लिए करते थे। अचानक उन्होंने सोने और तांबे के ढेले को उच्च तापमान पर पिघलते देखा और उसे एक आकार में ढलते देखा। इस प्रकार धातु कर्मी ने खोज की कि चट्टान में दबे हुए अयस्क में से तांबा को निकालने के लिए अत्यधिक ऊष्मा के प्रयोग से अलग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को आजकल प्रगलन स्मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा इस चैप्टर में कि कैसे हम लोग ज़मीन के अंदर से अयस्क, जिसको ओर कहते हैं, वो निकालते हैं। मतलब उसमें शुद्ध रूप में नहीं होता है, कुछ अलग अलग चीज़ें हमारे धातु के साथ मिक्स होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस करके उसका निष्करण करते हैं, मतलब जो इम्प्योरिटीज़, जो गंदगियाँ हैं, हटाते हैं और प्योर धातु को कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे करते हैं। तो उसको हम लोग आग में उच्च तापमान, मतलब बहुत तेज़ टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा गर्मी जब देते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा धातु है वो पिघल कर अलग हो जाता है और जो गंदगियाँ हैं वो हट जाती हैं। इस प्रोसेस का नाम प्रगलन या फिर स्मेल्टिंग है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में पूछ सकता है कि स्मेल्टिंग किसको कहते हैं। अगला है, लगभग 8000 वर्ष पहले ईरान और तुर्की में धातु के उपयोग की प्रथम खोज हुई। पहल तांबे और सोने का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। 2000 वर्षों के बाद मानव ने तांबे से कुल्हाड़ियाँ और पैने सिर वाले हथियार बनाना शुरू किया। जल्दी ही कर्मियों ने धातु को मिलाना शुरू कर दिया और तांबा और टिन को मिलाकर कांसा तैयार किया। इस मिश्र धातु की प्रकृति काफ़ी सख्त थी, इससे आसानी से चाकू और कुल्हाड़ियाँ बनाई जा सकती थी। 2500 ईसा पूर्व तक कांसा एक प्रमुख धातु बन गया। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे हम लोग अब धातु हमने खोज लिए अलग अलग प्रकार के, और उसमें से भी हमने ये टेस्ट कर लिया कि कौन सा धातु जो है वो ज़्यादा बढ़िया है और किस चीज़ में काम आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कांसा के बारे में, जब हम कांसा कैसे बना, तांबा और टिन को मिलाकर एक नया हमने एक चीज़ बनाई, कांसा। ठीक है, और कांसे से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, चाकू और कुल्हाड़ियाँ। उसके बाद 100 ईसा पूर्व तक किसानों के पास अच्छी किस्म की कुल्हाड़ियाँ, हंसियाँ और चाकू थे। बढ़इयों के पास भी अच्छे किस्म के औजार थे। ये टाइम जो है इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी किताबों में या कॉपी में, या लिख लीजिएगा नोट्स में। ये टाइमलाइन याद रखेंगे तो आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। अब यहाँ पर कांसा लोगों को समझ में आ रहा था सबसे पहले कि बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है, तो वो उसके औजार चाकू बनने लगे, कुल्हाड़ियाँ बनने लगी, सब कुछ होने लगा। अब क्या हुआ, कांसे के बाद आया लौह युग। कांस्य युग खत्म हुआ, पहले पाषाण था, फिर कांस्य आया, अब लौह युग आया। 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मानव ने लोहे का प्रयोग हथियार बनाने में शुरू किया और कांसे से भी ज़्यादा उत्तम पाया। अब लोगों को ये समझ में आया कि अरे लोहा तो कांसे से भी ज़्यादा अच्छा है। 1200 ईसा पूर्व तक पश्चिम एशिया, जहाँ पर ईरान और तुर्की ये सब हैं, कांस्य युग से आगे बढ़कर लौह युग में प्रवेश कर चुके थे। कांसे से बने औजारों को लोहे के औजारों और हथियारों से बदल दिया गया। ठीक है, तो अब हम और ज़्यादा मजबूत हथियार बनाएंगे लोहे के साथ। अगले सेक्शन पे आते हैं, कारक जिनके कारण औद्योगिकरण की वृद्धि हुई। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था और उसको और अच्छे से आगे बढ़ाने में किन किन चीज़ों का हाथ था। पहला है तकनीकी विकास। धातुओं की खोज से अच्छी किस्म के औजार और हथियारों के निर्माण से तकनीक का आरंभ हो गया। ठीक है, तकनीक मतलब हम कोई चीज़ हमें पता है कि ये ऐसे होगी, पर वो करने के लिए हम लोगों के पास औजार ही नहीं है, चीज़ें ही नहीं है, तो करेंगे कैसे। तो अब क्या हुआ कि जब हमें अच्छे अच्छे धातु मिल गए, अच्छे हथियार मिल गए हमें, तो फिर हम लोग तकनीक में भी विकास करने लग गए कि अब हम करके, जो हमें पता है कि ऐसा होगा, हम करके देखेंगे और फिर कुछ नई अच्छी चीज़ें बनाएंगे।
दूसरी चीज़ जो कि जिसकी वजह से औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिला, वो है आपका आर्थिक विकास। कृषक समाज के उद्भव से लोग अपने अत्यधिक उत्पादों को बेचने और अदला बदली करने लगे। इससे उनकी आर्थिक दशा सुदृढ़ होने लगी। कृषक समाज में लोग कृषि के अलावा दूसरे व्यवसायों में लगे हुए थे। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो जाता है वो बदल कर वो कुछ और नया सामान भी खरीद सकते थे, जिसकी वजह से वो थोड़े अमीर हो गए। ठीक है, अब ये नहीं है कि अरे अब खाना नहीं मिलेगा, अब खाना तो मिलेगा ही, साथ में और भी चीज़ें वो खरीद सकते हैं। कृषक समाज के लोग कृषि के अलावा दूसरे बिजनेस में भी जा सकते हैं क्योंकि पैसा आ गया, अमीर हो गए। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ जिसकी वजह से क्रांति आ गई, ये आपकी इंडस्ट्रीज अच्छी होने लगी। पहिए का आविष्कार, इससे परिवहन की दिशा में तेज़ी आई और परिवहन उद्योग की शुरुआत हुई। काफ़ी लंबे समय पहले लोग बैलगाड़ियों से यात्रा करते थे। आज कार, बस, रेल और इस सबसे भी सामान्य हवाई जहाज़ अक्सर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो परिवहन की वजह से यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना जब आसान हो गया, इसकी वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकीकरण है, वो भी अच्छा हुआ है। खनन का आरंभ, यह अद्भुत चकमक से संबंधित है। बाद के अयस्कों में तांबा, लोहा और एल्युमिनियम का खनन किया गया। यह खनन उद्योग के विकास प्रक्रिया को दिखाता है। खनिजों को खनन और खनिजीय जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और प्राकृतिक गैस आज भी सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो अब इसमें जो खनन हम लोगों ने देखा था कि धीरे धीरे कृषि के बाद सबसे पहले लोग खनक बन गए थे। ठीक है, खनक भी बने और शिल्पकार भी बने। तो वो ज़मीन के अंदर से खोद खोद के जो चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है, औजार बनाने के लिए, वो चीज़ें हम लोग निकाल कर लाते हैं। सबसे पहले तो हम चकमक पत्थर निकालते थे, उसके बाद हम लोग तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब भी, और अब तो हम लोग प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब भी निकालते हैं, जिसकी वजह से औद्योगिकीकरण को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। अब आते हैं हम कृषि के ऊपर। कृषि का आरंभ आदि मानव के समय में हुआ, लेकिन आज कृषि लाखों लोगों के लिए जीविका का एक साधन है। वे भोजन, रेशा और उद्योगों के लिए कच्चा माल उगाते हैं। आधुनिक खेती के तरीकों से लाखों लोगों के लिए भरपूर भोजन उगाया जाता है। कृषि स्वयं में एक उद्योग बन गई है। ये खाद्य उद्योग के विकास को बढ़ावा देता है, इसलिए आजकल तैयार किए गए नाश्ते उपलब्ध हैं। ठीक है, तो कृषि भी अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गई है। और जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, क्योंकि वो हमारी मूलभूत ज़रूरत है, खाना खाना, कपड़े पहनना, तो अभी भी वहाँ पर लोग तरक्की कर रहे हैं। नई नई तरीके की मशीन्स आ गई हैं और वो इतना ज़्यादा वो प्रोडक्शन करते हैं, अतिरिक्त भोजन बनाते हैं कि बाकी लोगों को फिर ये सुविधा और टाइम मिल गया है कि वो और बिजनेस कर सकें, अलग अलग नौकरियाँ कर सकें। और आजकल कृषि की वजह से ही तैयार जो रेडीमेड इंस्टेंट नाश्ते और खाने हैं वो है, जिसकी वजह से बाकियों को उसके बारे में ना सोचना पड़े और वो अपने दूसरे बिजनेस पे ध्यान दें। अगला है कांस्य युग और लौह युग। तो कांस्य युग और लौह युग और आग की खोज से बहुत पहले ही मशीन औजार बनाने के उद्योग की शुरुआत हो चुकी थी। मशीन का प्रयोग कृत्रिम कपड़े बनाने, टेक्सटाइल उद्योग में छपे हुए कपड़ों का आरंभ हुआ। तो अब ये जो हम लोगों ने कांस्य, लोहा, आग की खोज ये सब की, इसकी वजह से कौन सी इंडस्ट्रीज़ शुरू हो गई, जो मशीन्स बनाती थी। ठीक है, और मशीन्स बनाने की वजह से हम लोगों ने क्या क्या शुरू किया, कृत्रिम कपड़े बनाना शुरू किया, मतलब जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं हम वो भी बना सकते हैं अब। ठीक है, उसके बाद पहले कपड़े बनाना बहुत लंबा और थकाऊ प्रोसेस था, पर अगर हम लोग मशीन कपड़े बनाने वाला इंडस्ट्री शुरू कर देंगे, मतलब ऐसी मशीन से जो कपड़े बना रही हैं, तो वो काम बहुत ही ज़्यादा आसानी से और जल्दी होने लगा। टेक्सटाइल उद्योग यानी कि कपड़े बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला और छपे हुए कपड़े भी बनने लग गए, मतलब जो प्रिंट हम लोग कपड़ों पे डालते हैं वो भी बनने लग गए। उसके बाद फिर हम भाषा को देखते हैं, भाषा ने कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया है। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसमें भाषा की क्षमता काफ़ी विकसित है। बातचीत द्वारा संप्रेषण ने ही भाषा के विकास को बढ़ावा दिया है। भाषा ही काम करने वाले समूहों को मदद करती है, जिससे आर्थिक विकास की गति बढ़ती है।
तो भाषा जो है वो हमें सपोर्ट करती है, ठीक है। अगर भाषा होगी तो हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे, और इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे तो हमारा काम और अच्छे से और तेज़ी से होगा। आप लोग को याद है कि बहुत पहले ही जब हम लोग आदिम समाज में रहते थे, ठीक है, आदि मानव थे, तभी हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर कि हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कौन से मौसम में क्या होता है ये सब जानकारियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन हम बहुत पहले से इकट्ठा कर रहे हैं। अब ज़रूरत है कि इस इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से दूसरों तक पहुंचाया जा सके। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो इससे हमारी जो उद्योग है उनको बढ़ावा मिलेगा, और मिल भी रहा है, और ये हमारे आर्थिक विकास में भी मदद करता है। इस प्रकार न केवल एक बल्कि बहुत सारे कारकों से औद्योगिकरण हुआ। तो हमने देखा कि कैसे बहुत सारे कारण मिलके हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको सपोर्ट किया। अगला देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की शुरुआत। जब से मानव जाति विकसित हुई है वे जंगल और उनके उत्पादों पर पूरी तरह से निर्भर है। बीज, फल और जंगली जानवर जो जंगल में पाए जाते हैं जो आदिम मानव के भोजन का भाग है। वे पत्तियां, शाखाएं और छाल का उपयोग कपड़ों की तरह करते थे और रोड़ी, पत्थर और मृत जानवरों की हड्डियों को हथियार की तरह उपयोग करते थे। जंगलों की कटाई करके कृषि के लिए खेत बनाए गए। इन लोगों ने पर्याप्त मात्रा में भोजन उगाने का काम किया और अपने आश्रय बनाए, और इससे जनसंख्या की काफ़ी वृद्धि भी हुई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना मिला और सुविधाएं भी उपलब्ध हुई। सभ्यता की प्रगति के साथ शहरी संस्कृति की वृद्धि के कारण जंगलों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र समाप्त हो गया। पेड़ों को लकड़ी, आश्रय बनाने, परिवहन के लिए गाड़ियाँ इत्यादि बनाने के लिए काट डाला गया, और यह ईंधन का भी एक स्रोत था। आग की खोज के साथ ही खाना पकाने के लिए ईंधन की अत्यधिक ज़रूरत होती थी। मानव ने न केवल कोयले का खनन ईंधन के लिए बल्कि धातुओं के अयस्कों का प्रयोग पहिए तथा आभूषण इत्यादि बनाने के लिए करना आरंभ कर दिया। शुरुआत में यह क्षति उतनी गंभीर नहीं थी। औद्योगिक क्रांति के बाद पिछले 400 सालों में जंगल जो मनुष्य का पर्यावास था बहुत तेज़ी से घट रहे हैं। वन्य जीवन समाप्त होने के कगार पर है। कुछ वन्य जीव तो समाप्त हो चुके हैं। उद्योगों से होने वाले प्रदूषण से वायु अशुद्ध हो गई है तथा जल स्रोत गाद से भर चुके हैं। आदिम मानव और पर्यावरण के बीच एक संबंध था जिसमें वो एक डर के साथ रहते थे और उनका सम्मान भी करते थे। जैसे जैसे मनुष्य और अधिक सभ्य होता चला गया और उसने नई नई तकनीकें खोजनी शुरू कर दी, उसके चलते प्राकृतिक संसाधनों का खजाना जैसे मृदा, जंगल, खनिज, धातुएं, हवा, पानी, पौधे और जानवर अत्यधिक मात्रा में दोहन का शिकार हुए। दोहन के लिए मानव जनसंख्या में बढ़ोतरी उत्तरदायी है। पिछले 10 सालों में पर्यावरणविद खतरे की खोजों के बारे में बताते आए हैं। अब ये क्या खतरे हैं? पर्यावरणीय संसाधन सीमित हैं और अति दोहन के कारण शीघ्र ही समाप्त होने पर हैं। वायु, जल और मृदा का प्रदूषण मानव प्रक्रियाओं के कारण होता है जो मानव की उत्तरजीविता और कल्याण के लिए भी एक खतरे का संकेत है। मानव और उसके पर्यावरण के बीच का संबंध विशेषतः औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से ही बदल गया है। ये सामना करने तथा इसके परिणाम पहले से ही आने शुरू हो गए हैं। पर्यावरण के अवक्रमण के बारे में आप अगले पार्ट में विस्तार से जानेंगे। तो इसमें हमने देखा आखिरी के सेक्शन में कि हम लोग की शुरुआत कहाँ से हुई थी। हम लोग प्रकृति के साथ उसका दोस्त बन के रह रहे थे, ठीक है, कि हम लोग उससे थोड़ा सा डरते भी थे, उसका सम्मान भी करते थे और उससे अपना भोजन प्राप्त करके उसी की छत्र छाया में रहते थे, ठीक है, मिलजुल करके। धीरे धीरे क्या हुआ, जब खेती करना हमने सीख लिया, घर बना के रहने लगे, हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी, ठीक है, बच्चे ज़्यादा पैदा हम लोग ने लगा अब तो आराम से यहीं पे घर बसा के रहेंगे और खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे माहौल में, ऐसे जब सुरक्षित माहौल में जनसंख्या में वृद्धि तेज़ी से हुई। अब जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई, साथ में औद्योगिकरण भी बढ़ ही रहा था क्योंकि कृषि की सिक्योरिटी तो हमें मिल ही गई थी खाने की। तो हमने क्या किया, प्रकृति का ज़रूरत से ज़्यादा दोहन कर लिया।
इस प्रकृति में हर चीज़ एक निश्चित मात्रा में दी गई है। अगर आप उससे ज़्यादा खींचने की कोशिश करने लगेंगे, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, उन चीज़ों की कमी हो जाएगी, वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो हमने यही किया है। साथ में जो औद्योगिकरण हुआ है, नई नई इंडस्ट्रीज़ बनी, कारखाने बने, उसकी वजह से बहुत सारा प्रदूषण हो गया। हमने अपना पानी ख़राब कर दिया, ठीक है। जो भी गंदगी निकलती है वहाँ से, कारखानों से, उसमें बहा देते हैं, ठीक है। पीने के पानी की दिक्कत हो गई। इतने धुएं निकलते हैं गाड़ी से, कारखानों से, वो सब हवा में जा रहे हैं, तो शुद्ध सांस लेने में मुश्किल हो गई। हमने रहने के लिए और खेती करने के लिए हमने जंगलों को साफ़ करना शुरू कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा काटना शुरू कर दिया कि घर बनाएंगे, कारखाने लगाएंगे। तो हमने प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है, जिसके दुष्परिणाम अभी से हम लोग देखना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि जो संसाधन है वो बहुत सीमित हैं और जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। बनने में कई हज़ार साल लगते हैं और ख़त्म जल्दी हो जाता है। इसीलिए बचा बचा के धीमे धीमे जितना उपयोग हो उतना ही लें, बाकी छोड़ दें, ठीक है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए। तो यहाँ पर आप लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये चैप्टर है, आप लोग खुद से एक बार पढ़ें। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके बता सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में आप लोगों से शेयर करूं। अगर आप लोग कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं या किसी और ख़ास टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।